गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्पेशल जोश लगता है कुछ। ऑल द ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल मैंने आपको अनाउंस किया था कि टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट 2013 और सबसे पहले जो फर्स्ट 10 चैप्टर्स हैं और ऑब्वियसली दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 आपका दैट इज द प्रिलिमिनरी। एक्चुअली बताते हैं आपको कंपनीज एक्ट। अच्छा, एक आई होप सबको बुक मिल गई है। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन लाइव है जिनको किताब नहीं मिली है, एक बार फॉर द टाइम बिंग जो टॉपिक मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी है, ठीक है। एक बार उससे काम चलाइए, बुक्स डिस्पैच हो जाएंगी, ठीक है। आप एक बार अपनी बुक खोलिएगा। ये जो आप देखोगे इंडेक्स वॉल्यूम 3 लिखा हुआ है, तो एक्चुअली वॉल्यूम 3 से ही हम कंपनी के स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप उससे टेंशन मतलब ऐसा वॉल्यूम 1 और 2 कहाँ है, वो सेपरेट है। उसके अंदर वो सब टॉपिक है, एलएलपी एक्ट, फेमा, फॉरेन कंपनीज एंड ऑल दैट, तो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो कंपनी एक्ट हम वॉल्यूम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर आप देखोगे इंडेक्स के अंदर 2 चैप्टर दे रखे हैं आपको, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है, देखो एक बार इंडेक्स में, प्रिलिमिनरी, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है बताएं। कंपनी एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स हैं, उसमें पहले 10 चैप्टर आपको कंटिन्यूस फर्स्ट 10 चैप्टर्स आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आगे जब हम वॉल्यूम 4 देंगे किताब पे, उसमें आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल दैट विल बी आफ्टर द रिजल्ट, ठीक है। एंड इसमें फिलहाल अच्छा दोनों आप देखोगे, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम प्रिलिमिनरी है, इसको ही फर्दर 2 हमने पार्ट्स में डिवाइड कर 2 यूनिट है। यूनिट 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपनी लॉ एंड यूनिट 2 दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। तो ये दोनों ही चैप्टर 1 का पार्ट है, आपको मैंने इसको फर्दर यूनिट्स में डिवाइड किया है। उसी तरीके से आप चैप्टर 2 को देखोगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, दैट इज फर्दर डिवाइडेड 2 यूनिट्स। यूनिट 1 दैट इज प्रमोशन फॉर्मेशन एंड यूनिट 2 दैट इज मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है। इस तरीके से आपको सारे चैप्टर्स के आगे और वॉल्यूम, कंपनी एक्ट यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो कई बच्चे कन्फ्यूजन से वॉल्यूम 3 सीधा पढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम 1 और 2 कहाँ गया। तो वॉल्यूम 1 एंड 2 का इससे कोई रिलेशन नहीं है, कंपनी एक यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर। आप देखो पहले 2 चैप्टर हैं और आगे के चैप्टर्स आगे के वॉल्यूम हम कवर करेंगे। इज दैट ओके नाउ। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं एकदम जीरो लेवल से कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है फाउंडेशन में कुछ बच्चों ने शायद इतना सीरियसली नहीं लिया था, कई बार होता पढ़ा भूल गए, तो इसलिए बेटर है 2-4 क्लासेस फालतू लगेंगे, लेकिन आपको क्या होगा, आपको एकदम जीरो लेवल से कि हर चीज़ हम आपको एकदम बेस से पढ़ रहे हैं। एक कोई चीज़ अगर मिस है तो वो चीज़ कवर अप हो जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है कोई चीज़ मिस हो गई, मैंने एक एग्जामिशन पे कि आपको इतना आता है और पहले भी आपने ध्यान नहीं दिया या पहले चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है आगे भी, तो आगे जाके ट्रबल करेगी। और आगे कोई कंपनी जाके बहुत डिटेल में है, इवन फाइनल में है, तो अगर चीज़ें सही नहीं है तो आपको जाके फाइनल तक ट्रबल करेगा, हर जगह दिक्कत आएगी। इसलिए बेटर है कि हम एकदम बेसिक से ही पढ़ें, ठीक है। तो फिलहाल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द कंपनी लॉ। जब हम कंपनी लॉ बोलते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लॉ। ये लॉ का नेचर क्या है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई। मैं हमेशा हर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ पहले बता होता है इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, कहाँ अप्लाई होता है। जैसे कल मैं फेमा बता रहा था कि सब कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उसमें एडिशनल लॉ फेमा लगता है। तो यू शुड नो द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ, कि सब लॉ के अप्लीकेबिलिटी, क्योंकि कल के दिन आप लोग काम करोगे तो आपको पता हो साहब ये लॉ कहाँ लगाना, ये लॉ किस कॉन्टेक्स्ट में लगेगा, दैट शुड बी वेरी क्लियर। तो कंपनी लॉ का जो नेचर है, वी कैन से दैट it is the law which regulates the company form of business. Which regulates the company form of business. क्या मतलब है इसका? I hope you all understand that there are various forms of doing the business.
बिजनेस करने के कई सारे फॉर्म्स हैं। लाइक अगर कोई बंदा अकेला बिजनेस करना चाहे, क्या प्रोप्राइटरी कंसर्न बनाई कर सकता है। दो और दो से ज़्यादा लोग चाहे पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, सो मेनी अदर ऑप्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अनदर ऑप्शन, ठीक है, एचयूएफ इज अनदर ऑप्शन, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। अच्छा, अलग अलग जो फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं, अगर दो और दो से ज़्यादा लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना के तय किया कि हम बिजनेस करेंगे, तो विच लॉ रेगुलेट दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है। अगर मान लिया वो सोचते हैं कि हम एलएलपी बना के बिजनेस करें, एलएलपी एक्ट इज देयर। उसी तरीके से इफ द एनी बिजनेस इज डन इन विच फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी, कंपनी फॉर्म में, देन दिस लॉ विल रेगुलेट दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस। रेगुलेट का मतलब क्या है? हर चीज आपको, वो कंपनी बनेगी कैसे बनेगी, तो कम से कम कितने मेंबर चाहिए, कम से कम कितने डायरेक्टर चाहिए, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने मेंबर, मतलब हर चीज, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे, एवरीथिंग विल बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। इट रेगुलेट्स, मतलब बेसिकली कंपनी फॉर्म। आवाज बहुत ज्यादा तो नहीं है, ठीक है सबको? बेटा जो ऑनलाइन लाइव वाले बच्चे हैं, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली सुन पा रहे हैं आप लोग? जो बच्चे ऑनलाइन लाइव में हैं, now it means whenever we talk about any business and if that business is being done in the form of a company, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कंपनी फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी फॉर्म में बिजनेस किया जा रहा है, then each and every aspect of that business will be regulated by which law? That is the company law, that is the company law। मैं अभी कई सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा। अच्छा, जब बिजनेस की बात करते हैं तो कैन देयर बी अ बिजनेस ऑफ गुड्स? दे कैन बी बिजनेस ऑफ सर्विसेज। गुड्स का बिजनेस हो सकता है, सर्विसेज का। अच्छा, बिजनेस होना चाहिए और किस फॉर्म में? कंपनी फॉर्म में। हम इससे सिर्फ मतलब है कोई भी बिजनेस हो और कंपनी फॉर्म में है, इन दैट केस द लॉ विच विल रेगुलेट दैट लॉ इज कॉल्ड एज द कंपनी लॉ। दैट इज द नेचर ऑफ दिस लॉ। अच्छा, अब वो बिजनेस चाहे गुड्स का हो, चाहे बिजनेस चाहे सर्विसेज का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। अच्छा, गुड्स में भी कई तरह के गुड्स हो सकते हैं, भाई डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स बिजनेस कैन बी देयर। सर्विसेज में कई तरह के हिसाब को हो सकते हैं। ये सुनो, हमें उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें खाली एक बात क्या देखना है? बिजनेस हो रहा है किस फॉर्म में? कंपनी फॉर्म में। अगर कंपनी फॉर्म में बिजनेस हो रहा है तो एक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, दैट द लॉ विच विल रेगुलेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट बिजनेस, दैट इज द कंपनी लॉ, दैट इज द नेचर ऑफ दिस लॉ। एकदम बात क्लियर होनी चाहिए, मेरे को कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है? मैं एक मल्टीपल कुछ एग्जाम्पल देता हूं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL। पहले HL बोलते थे, उसका नाम बदल गया है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, नाउ द नेम इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL। अच्छा, ये बहुत सारे रोजमर्रा के जो सामान होते हैं, इसको FMCG बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है? इकोनॉमिक्स आपने टर्म सुना होगा, ठीक है? तो उससे रिलेटेड बिजनेस, मतलब गुड्स का बिजनेस कर रही है। अच्छा, गुड्स में कौन सा? FMCG। इसका बिजनेस कर रहे हैं गुड्स से रिलेटेड, विच गुड्स? FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है? जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको चीजें सामान यूज होती हैं। अच्छा, ये गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, इस तरह के गुड्स का कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कंपनी फॉर्म में कर रहे हैं। तो क्या इसके ऊपर कंपनी लॉ अप्लाई होता होगा? तो क्या HUL के अंदर हर चीज रेगुलेट किससे होती होगी? कंपनी लॉ। व्हाई? बिकॉज दे आर डूइंग द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी, इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इज ए कंपनी। आई टेक द अनदर एग्जाम्पल, मारुति। क्या मारुति ऑटोमोबाइल गाड़ियां बनाती, कार बनाती है? अगेन गुड्स। गुड्स में कौन सा? ऑटोमोबाइल। लेकिन कंपनी फॉर्म में काम कर रहे हैं, अगेन के कंपनी लॉ लगता है, यस। हमें इससे, अब देखो मैं दो एग्जाम्पल या दोनों गुड्स से रिलेटेड, लेकिन क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। टेक द अनदर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ ICICI बैंक। ICICI बैंक इज इनटू द गुड्स बिजनेस और सर्विसेज? बैंकिंग सर्विसेज। ये सुनो, सर्विसेज में कौन सी? बैंकिंग सर्विसेज, इनटू द बैंकिंग सर्विसेज। क्लियर है? बैंकिंग सर्विसेज बिजनेस के अंदर ICICI बैंक। नाउ ये बैंकिंग सर्विसेज के अंदर है, लेकिन ये भी कंपनी फॉर्म बिजनेस कर रहे हैं, भी क्या है? कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं। इसका क्या इस पर भी कंपनी लॉ लगता होगा? यस।
इसका अब मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि दिमाग में क्लैरिटी आ जाए कि साहब मैं बिजनेस के नेचर में नहीं जा रहा हूं, यहां बिजनेस गुड्स का है, यहां सर्विसेज का है, यहां भी गुड्स का है, दोनों में फर्क है। टेक अनदर एग्जांपल, इंफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अच्छा, अगेन इनटू सर्विसेज, विच सर्विस, आईटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, अगेन लेकिन कंपनी फॉर्म में, किस फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी फॉर्म में, अगेन कंपनी लॉ लगेगा। इसका मतलब आप देखो, मैंने 4 कंपनियों एग्जांपल दिया, हम ऐसे 50 एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जहां पे पहले दो एग्जांपल है एचयूएल और मारुति, दोनों गुड्स के बिजनेस में, बट डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स, एक एफएमसीजी में, एक ऑटोमोबाइल में। बाकी 2 एग्जांपल, लास्ट के 2 एग्जांपल है, दोनों सर्विसेज में, एक इनटू बैंकिंग सर्विसेज, अनदर इनटू द आईटी सर्विसेज। इसका मतलब अल्टीमेटली 4 कंपनी एग्जांपल लिए, 4 में से 2 गुड्स के हैं, 2 सर्विस, उनमें भी अलग अलग गुड्स, अलग अलग सर्विस है, लेकिन चारों में कॉमन बात क्या है, कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी। तो चारों में कॉमन बात क्या है, छप पे क्या लगेगा, कंपनी लॉ पे, सब में क्या लगेगा, कंपनी लॉ लगेगा। इससे मतलब कंपनी लॉ का नेचर क्या है, इट इज द लॉ विच रेगुलेट्स द कंपनी फॉर्म। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ बिजनेस। अच्छा, टाइप ऑफ बिजनेस में क्या, गुड्स का बिजनेस, सर्विसेज का, गुड्स में अलग अलग गुड्स, अलग अलग सर्विस, मैं वो बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी फॉर्म है, तो one thing is very clear that company law will regulate each and every aspect of that business, and that is the nature of this particular law. That is the nature of this particular law. मैं इसमें 1-2 एग्जांपल और आपको देता हूं, देखिए आपको। अभी मैंने आपको लिखा आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। अच्छा, ये बैंकिंग सर्विसेज में है, कंपनी फॉर्म में कर रहे हैं, तो कंपनी फॉर्म में तो बिकॉज फॉर्म ऑफ डूइंग द बिजनेस कंपनी लॉ लग रहा है, इसका क्लियर है। अच्छा, क्या आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर क्या बैंकिंग लॉज भी लगते होंगे, बिकॉज बैंकिंग सर्विसेज में। अब ध्यान सुनिएगा, अच्छा बैंकिंग लॉज क्यों लगे, इज इट बिकॉज इट इज डूइंग द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी और बिकॉज द नेचर ऑफ बिजनेस इज बैंकिंग, फर्क है। कई बच्चे ऐसे में कंफ्यूज आते हैं, सो इसमें कंपनी लॉ पे बैंकिंग लॉ कैसे लगाएंगे, अरे भाई अजीब बात कर रहे हो, उसका बेसिस अलग है, इसका बेसिस अलग है। कंपनी लॉ नेचर ऑफ बिजनेस के आधार पर, अगर नेचर ऑफ बिजनेस के आधार पे, ये चारों के नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग है, चारों को देखो, 2 गुड्स में, 2 सर्विस, गुड्स में भी अलग अलग है, सर्विस अलग अलग है, लेकिन चारों पे हमने कंपनी लॉ लगा दिया। इसे कंपनी लॉ की एप्लीकेबिलिटी नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पे नहीं है, किस बेसिस पे, फॉर्म ऑफ बिजनेस पे। ये कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे बिजनेस किसी भी चीज का कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मीन कंपनी लॉ विल अप्लाई, दैट्स अ कंसेप्ट, ठीक है। अब जो अपने मतलब बैंकिंग लॉ भी लगेगा आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, इज इट बिकॉज ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ बिजनेस, बिकॉज नेचर ऑफ बिजनेस इज बैंकिंग बिजनेस, दैट्स व्हाई इट विल आल्सो रिक्वायर टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग लॉ। ये सुनो, मैं इस पे एक और एग्जांपल लेता हूं तो आपको और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं आईसीआईसीआई बैंक, जो अभी मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, और एक तरफ मैं लिखता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, सबने नाम सुन रखे हैं। अच्छा, एसबीआई जो है, एसबीआई कंपनी नहीं है, इसको सेटअप करने के लिए पार्लियामेंट ने अलग से एक्ट पास किया, एसबीआई एक्ट। तो एसबीआई एक्ट के अंदर इसको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी, बताऊं आज ही डिस्कस करूंगा ये सब चीजें। इट्स नॉट अ कंपनी, एसबीआई कंपनी फॉर्म में नहीं है। अब आईसीआईसीआई बैंक तो कंपनी फॉर्म में, क्लियर है। तो मुझे बताइए, क्या कंपनी लॉ क्या आईसीआईसीआई बैंक पर लगेगा, यस, बिकॉज यहां फॉर्म के हिसाब से, हम तो यहां पे कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, एक सेकेंड, यहां लिख लेते कंपनी लॉ और यहां लिख लेते बैंकिंग लॉ। कंपनी लॉ किस बेसिस पे लग रहा है, फॉर्म, और ये किस पे, नेचर ऑफ बिजनेस। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक का फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी फॉर्म, तो विल इट अप्लाई, यस। अच्छा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, बैंकिंग, तो विल द बैंकिंग लॉ विल आल्सो अप्लाई, यस। वो अलग अलग कारण अलग अलग है ना। अच्छा, इस बताओ, इसकी इनकम के ऊपर क्या इनकम टैक्स नहीं लगता हुआ, तो सर टैक्स लॉ भी लग रहा है, भाई अजीब बात करो, उसका बेस अलग है। अभी इनकम टैक्स हमने स्टार्ट किया, वहां पे दीपक सर ने शुरू किया हुआ, तो इनकम टैक्स भी तो लग रहा है। सो ये क्या बात हुई, कंपनी लॉ भी लगा रहे हो, इनका, अरे अजीब बात कर रहे हो यार, वो टैक्सेशन के एंगल से लग रहा है, इनकी भी तो इनकम है, ये भी तो बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, एसबीआई जो है, अभी बताया मैंने, एसबीआई कंपनी नहीं है, कंपनी फॉर्म नहीं है, ये जो सेटअप, अच्छा कंपनी फॉर्म है सर, कंपनी लॉ के अंदर बनी होगी। ये सुनो,
कोई ना कोई कंपनी इंडियन कंपनी लॉ के अंदर बनी होगी, लेकिन ये कहाँ बनी है? अंडर द एसबीआई एक्ट। अलग से एक पार्लियामेंट ने एक्ट पास करेगा, उसका नाम है एसबीआई एक्ट। और ऐसी बॉडी जो अलग से पार्लियामेंट एक्ट पास करता है फॉर सेटिंग अप दैट बॉडी, ऐसी बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये इनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन ये कंपनी नहीं है। अच्छा, इसका फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या कंपनी फॉर्म है? नहीं, तो कंपनी लॉ लगेगा? नहीं। लेकिन इसका क्या नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? बैंकिंग है, तो क्या बैंकिंग लॉ लगे? यस। तो ये समझना कि किस बेस, कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे तुरंत कंफ्यूज आते हैं, सर इसमें बैंकिंग लॉ, इसमें क्यों नहीं लगा, इसमें क्यों? अरे भाई समझो तो सही, किस बेसिस पे लॉ लग रहा है वो। तो कंपनी लॉ की एप्लीकेबिलिटी फॉर्म के आधार पे, नेचर ऑफ बिजनेस के आधार पे नहीं है। लेकिन जो बैंकिंग लॉ, ऐसे एक और एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल मैं और लेता हूं आपको। देखिए, टेक द एग्जांपल ऑफ, आपने एक नाम सुना हुआ एचडीएफसी लाइफ। सुना? एचडीएफसी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप के अंदर कई सारी कंपनी होता है। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी नाम की कोई कंपनी नहीं है। टाटा इज अ ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर 50 कंपनियां हैं। अदर टाटा कंसल्टेंट सर्विस, टीसीएस, क्या इज वन ऑफ द कंपनी बिलोंगिंग टाटा ग्रुप? टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, सो मेनी आर देयर, वोल्टास, वोल्टास भी टाटा ग्रुप कंपनी है। और आजकल तो ये जूडियो ने आपको हंगामा मचा रखा, ठीक है। जूडियो कंपनी का नाम कुछ और है, जूडियो तो उसके स्टोर्स का नाम है क्या? ट्रेंड, उसका शेयर का प्राइस हो कहाँ, उसके चक्कर में पड़ना मत, तो धराम से गिरेगा, देखना। हाँ, कुछ कई बच्चे इससे एंगेज में फंस जाते हैं सब, ठीक है। और इतना बुरा गिरेगा ना, संभल नहीं पाएंगे लोग, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस नहीं जितना शेयर का प्राइस, बस 7 हज़ार रुपये का रेट शेयर, बताइए। मतलब ही नहीं है, मतलब कोई सेंस ही नहीं है, इतना सेंस ही नहीं है। और अभी रिसेंट ही तो बिजनेस स्टार्ट, कोई बहुत पुराना बिजनेस थोड़ी है। और हाइप क्रिएट होता था, क्या होता है शेयर मार्केट में, सब झमेले बहुत हैं, ठीक है। फंसते हैं लोग, तो इतना बुरी तरीके फंस जाते हैं, पूछा आपको, ठीक है। देखिए, हमेशा सॉलिड बिजनेस जो है ना, सॉलिड बिजनेस, एक चीज सोच के देखिए, एक तरह वो बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सॉलिड कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस वो रही है जो इसका है, बताइए। मतलब सोचने वाली बात है, कोई कंपैरिजन है क्या? उसके सामने चूहा भी नहीं है, ठीक है। वो अगर हाथी है तो ये चूहा भी नहीं है, और उसका शेयर का प्राइस उससे ज़्यादा भाग रहा है। तो ये सब क्या, इस सब से बचना चाहिए। क्या होता है, क्या तो शॉर्ट टर्म में तो लगता है, लेकिन फंस जाओगे ना बुरी तरीके से, ठीक है। एनीवे, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी ग्रुप है जिसमें आप जानते एचडीएफसी बैंक इज देयर, सो मेनी आर देयर, ठीक है। तो उसमें एचडीएफसी लाइफ एक और कंपनी। अच्छा, क्या इंश्योरेंस बिजनेस में, और ये कंपनी फॉर्म में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंपनी फॉर्म में। तो क्या इस पर कंपनी लॉ लग रहा है? अच्छा, ऊपर यहाँ पे मैंने यहाँ कंपनी लॉ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे इंश्योरेंस लॉ लिख रहा हूँ। तो बिकॉज इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस लॉ किस पे लगेगा? नेचर ऑफ बिजनेस, क्या इंश्योरेंस लॉ भी लगेगा? अच्छा, एलआईसी एग्जाम्पल है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जस्ट लाइक एसबीआई, एलआईसी भी अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैब्लिश हो रखी है। एलआईसी कंपनी नहीं है, एलआईसी स्टैब्लिश अंडर एलआईसी एक्ट, अलग से पार्लियामेंट ने इसके लिए एक्ट पास कर रखा है, क्लियर। अब ये कंपनी फॉर्म में नहीं है, तो ये कंपनी लॉ लगता है? नहीं। इनफैक्ट कंपनी लॉ की जगह एलआईसी एक्ट लगता है, क्योंकि एलआईसी एक्ट के अकॉर्डिंगली बनी, तो ये गवर्न भी किससे होती है? एलआईसी एक्ट। ऐसे एसबीआई बनी एसबीआई एक्ट के, तो गवर्न भी किससे होती है? एसबीआई एक्ट। तो कंपनी लॉ की जगह क्या लग रहा है वहां पे? एसबीआई एक्ट लग रहा है, यहाँ एलआईसी एक्ट लग रहा है। लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस, इसका भी इंश्योरेंस है, एचडीएफसी लाइफ का भी इंश्योरेंस है, क्या है भी इंश्योरेंस लगता है, ये सुनो। तो एक तो ये बेसिक सी बात है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड एक कंपनी लॉ का नेचर क्या है, और साथ में मैंने एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी कि भाई कुछ और चीजें आप सोचो, बैंकिंग लॉ, इंश्योरेंस लॉ, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले डिस्कस कर दिया। एक कंपनी लॉ की एप्लीकेबिलिटी हमेशा किसके आधार पे? फॉर्म ऑफ बिजनेस। एंड इफ एनी बिजनेस, वेदर इट्स अ बिजनेस रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज, any kind of goods, any kind of services, and if it is done in the form of a company, then in that case definitely company law will regulate each and every aspect of that particular business. That is the nature of this law, that is the company law, and that is the first thing one has to understand about the company law. Is that clear? Now, जब हम कंपनी लॉ बोलते हैं, primarily it is the Companies Act 2013. मैंने आपको बोला प्राइमरली मतलब मेनली, बट इसके अलावा भी और चीजें हैं। मतलब इसमें भी हम कुछ चीजें और ऐड करेंगे तब जाए कंपनी लॉ बनेगा, वो बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में, आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। बट मेन थिंग इज द एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले क्या था? कंपनीज एक्ट 1956, यू नो दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013. तो प्रेजेंटली दिस लॉ इज देयर एंड विच इज द कंपनी लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. क्लियर? अच्छा, ये जो लॉ बना है, इट इज मेड ऑन सम मैटर गिवन इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
जब यूनियन लिस्ट बनाया था किसने बनाया होगा? पार्लियामेंट ने। और क्या ये होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है? यस। इसके सेक्शन 1 में लिखा हुआ भी दैट इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया, बिकॉज पार्लियामेंट ने बनाया ऑन द यूनियन लिस्ट मैटर, ऑब्वियसली इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया, इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया। क्लियर है? नाउ अच्छा, ये बना कैसे? अच्छा एक चीज बताओ, पार्लियामेंट में पहले क्या बिल इंट्रोड्यूस होता है? याद है अपने फाउंडेशन में तो लॉ मेकिंग प्रोसेस, पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है। तो पहले कंपनीज बिल बना था, और जब फाइनली पार्लियामेंट उसको क्लियर कर देता है तो एक्ट बन जाता है। क्या बनता है? एक्ट। तो ये 2012 में स्टार्ट हुआ था प्रोसेस, तो बनते बनते 2013 में एक्ट बना, इसलिए एक्ट का नाम क्या पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन स्टार्ट किससे हुआ था? 2012 में। तो पहले क्या, उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कैसे ये बना। पहले कंपनीज बिल तैयार हुआ, कंपनीज बिल 2012। फर्स्ट इट वाज पास्ड बाय द लोकसभा। कल ही बताया था मैंने, पार्लियामेंट का मतलब बोथ द बॉडी, लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा। तो पहले इसको लोकसभा ने पास किया था, दैट वाज ऑन 18th of December 2012। देन राज्यसभा ने इसे पास किया था ऑन 8th of August 2013। एंड कोई भी लॉ, कोई भी बिल जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस पास कर देते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब जाके वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। एंड फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एसेंट, ऐसे मतलब अपनी कंसेंट दे दी, उसे साइन कर दिया, ठीक है। इट वाज एसेंटेड बाय, मतलब कंसेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट वाज डन ऑन 29th of August 2013, 29 अगस्त। अब देखो 2013 आ गया ना, इसलिए एक्ट का नाम क्या पड़ गया? एंड फाइनली, अच्छा लॉ बनाता लेजिस्लेचर है, बट लॉ मेकिंग प्रोसेस को इनिशिएट कौन करता है? गवर्नमेंट। इनिशिएट, जब बिल किसने बनवाया होगा? गवर्नमेंट ने बनवाया होगा, लेकिन पास अल्टीमेटली किसके थ्रू हुआ? लेजिस्लेचर। अच्छा फाइनली जब ये बन गया, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया, तो एक्ट बन चुका, कंपनी एक्ट 2013। लेकिन सारी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को कैसे पता लगेगा साहब ऐसे नया एक्ट बना है? तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? उसको नोटिफाई करती है इन द ऑफिशियल गैजेट, तब जाके लोगों को पता चलेगा साहब इस तरीके से नया एक्ट आ गया, ठीक है। एंड इसको ऑफिशियल गैजेट के अंदर गवर्नमेंट नोटिफाई किया था एज कंपनीज एक्ट 2013 ऑन विच डेट? 30th of August 2013। तो ये टाइमलाइन है कि किस तरीके से ये एक्ट का पिक्चर में आया, ठीक है। 30 अगस्त 2013 को ये नोटिफाई हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द ऑफिशियल गैजेट एज द कंपनीज एक्ट 2013। इज इट क्लियर? अच्छा, जो कंपनीज एक्ट 2013 जो है, पढ़ने का तरीका मैंने जैसे फाउंडेशन बता रखा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जब भी कोई क्लास आपकी, जैसे आज क्लास स्टार्ट हुई, तो क्लास एक नए पेज रजिस्टर पे आप डेट डालेंगे, टॉपिक का नाम डालेंगे, ठीक है। और बुक में से भी जहां से मैं पढ़ा रहा हूं वहां पेज नंबर डालेंगे। जैसे बुक आज पेज नंबर 1 आपका, तो पेज नंबर 1 डाल दिया ऊपर अपने रजिस्टर में। उसका फायदा क्या होता है? क्लास से जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल दिया, कुछ चार्ट बनाया जो बुक में नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। जो चीज़ें किताब में, किताब सामने रखी, मुझे पता लगता है कि क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो चीज़ ऑलरेडी कवर्ड, नो नीड ऑफ रिपीटिंग द सेम थिंग, आपको दोबारा लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा कोई चीज़ें, देखो डिस्कशन में 10 तरह की चीज़ आती है, एग्जाम्पल्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं, ठीक है, आप नोट करना है। अच्छा, वो डेट डालेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? यहाँ भी बुक में भी डेट डालिए, बुक में भी डेट डालिए, तो क्या होगा? आप दोनों मिला के साहब इस डेट को इतने पेज बुक से पढ़ाए थे और ये रजिस्टर में पेज उसके, तो दोनों मिला के आप पढ़ेंगे, तो क्या होगा? कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट क्लास में जितनी भी चीज़ें डिस्कस हुई थी सब चीज़ आपके पास है। तो ये तरीका है। और रेगुलर बेसिस पे करना, आज जो पढ़ा है कल आएंगे तो उसको रिवाइज करके आएंगे, ब्लैंक नहीं आना। देखो और एक चीज़ बता दूँ, ये जो 10 चैप्टर हैं और मैंने बताया करीब 70 लेक्चर लगेंगे, तो आपको 70 लेक्चर, देखो 1 से लेकर 70 तक सारा इंटरकनेक्टेड होगा, मैं पहले समझा दूँ आपको। तो इसलिए ना बीच बीच में कोई दिन आए, किसी दिन नहीं आए, कभी रिवाइज करके नहीं आए, तो देखो ना बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सारा इंटरकनेक्टेड है पूरा, ये कंपनी, हर कोई भी चीज़ कहीं से लिंक हो जाती है, अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी और ढंग से समझना है तो। इसलिए आपको एकदम टच में रहना है सब्जेक्ट के, बीच बीच में छोड़ते जाओ ना। कई बच्चों को मैंने देखा, इनकी हैबिट होती है 3 दिन क्लास किया, 2 दिन गायब हो गए, फिर ठीक है, और वो क्लास करते भी नहीं, बैकअप भी नहीं लेते उसका। तो इस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में चलेगा, ठीक है। और फाउंडेशन जैसा कंपनी लॉ नहीं है यहाँ पे, बहुत कुछ है डिटेल में। आप देखिए जो कंपनीज एक्ट 2013 बना, नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, इसका स्ट्रक्चर देखिए। इस स्ट्रक्चर में एक्ट इज डिवाइडेड 29 चैप्टर्स।
और उस 29 चैप्टर में टोटल कितने सेक्शन कवर हैं? 470 सेक्शंस। और जो पहले 10 चैप्टर मैंने आपको बताया जो हम अभी कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें सेक्शन 1 to 148, 1 से लेके 148 तक आपके सिलेबस में, ठीक है। एक चैप्टर 22 अलग से वो फॉरेन कंपनी के रिलेटेड है जो कल मैं बता रहा था। अच्छा, इसके बाद आफ्टर 29 चैप्टर्स कंटेनिंग 470 सेक्शन, लास्ट में 7 शेड्यूल्स हैं। क्या है? 7 शेड्यूल्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर एक्ट का कि साहब एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स comprising of 470 sections, and last in the after the 29 chapter containing 470 section we have 7 schedules last में। अच्छा, ये कई बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, सब शेड्यूल क्यों होते हैं, क्या इसका यूज है, मैं बताता हूँ क्यों होता है। कई बार क्या होता है, कई बार क्या, ऑलमोस्ट हर लॉ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका रेफरेंस पूरे लॉ में बहुत जगह आता है और वो काफी डिटेल होती है। तो रादर देन जहां जगह जितनी जगह रेफरेंस आए, एक तो तरीका कि उतनी जगह उसको रिपीट करें, उसकी बजाय हमने एक जगह उसको लिख दिया और हर जगह लिखते हैं एज मेंशन इन शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 2 जहां भी लिखा हुआ है। बेटर तरीका कौन सा है? ये वाला तरीका बेटर कि बार बार रिपीट करने की जगह हमने एक जगह उसको डिटेल में लिख दिया है और बार बार उसका रेफरेंस एज मेंशन इन सो एंड सो शेड्यूल, ये बेटर तरीका है। जैसे एग्जाम्पल यहीं पे लेते हैं, थोड़ा सा आपने फाउंडेशन में अकाउंट्स के पेपर में थोड़ा सा आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा है, आई थिंक पोर्शन था थोड़ा सा शेयर्स वेयर से रिलेटेड आपको। अच्छा, वैसे भी आपने सुना होगा, 11-12 में पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि भूल भाल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा एक कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट आर प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3। किसका शेड्यूल 3? यही, ये जो 7 शेड्यूल है ना, उसमें शेड्यूल नंबर जो 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 शेड्यूल्स हैं, तो अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग चीजें दे रखी हैं। तो शेड्यूल नंबर 3 में एक कंपनी की बैलेंस शीट, वो अलग बात है। बच्चों को मैं पूछता हूँ कि एज पर शेड्यूल 3, पर किसका शेड्यूल 3 पता नहीं है, खाली उन्होंने याद कर रखा एज पर शेड्यूल 3। किसका? हिंदुस्तान में एक लॉ है क्या? आगे बोलना शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000, ये बोलना चाहिए ना। ये सुनो, तो एक्चुअली इस एक्ट के जो शेड्यूल 3 है उसमें फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट दे रखा है। इसका मतलब एक तो, अच्छा क्या वो फॉर्मेट बहुत लेंदी, बहुत सारी डिटेल्स हैं। अच्छा, जितनी जगह कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस आता है, एक तो तरीका कि हम बार बार वो पूरा फॉर्मेट वहां लिखें, इससे बेटर तरीका क्या है, हमने शेड्यूल 3 में उसको डिटेल में लिख दिया और हर जगह क्या लिख दिया एज पर शेड्यूल 3। क्या बेटर तरीका है? ये सुनो, तो ऐसे हर लॉ में आपको जो रिपीटेटिव चीजें होती हैं बहुत डिटेल में है, एक जगह मेंशन शेड्यूल्स बना देते हैं। जैसे एग्जांपल ऐसा और देता हूं मैं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अच्छा, बताए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, जो कल मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। ये तीनों लिस्ट भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में दे रखी है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में कई सारे शेड्यूल्स हैं, उसके शेड्यूल नंबर 7 में 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तीनों लिस्ट दे रखी है, क्योंकि तीनों लिस्ट का रेफरेंस 50 जगह आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बार बार उसको लिखने के बजाय हमने कहां लिख दिया है 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड हर जगह क्या लिखते हैं द लिस्ट गिवन अंडर द 7 शेड्यूल। क्या बेटर तरीका है? ये सुनो, तो ये कंसेप्ट आपको हर एक्ट में मिलेगा, एक कुछ शेड्यूल्स क्लास में मिलेंगे, नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं वो हर एक्ट में अलग अलग है, लेकिन उसका पर्पस क्या होता है कि भाई कोई चीज बहुत डिटेलिंग करनी है, एक जगह लिख दी शेड्यूल में और उसका रेफरेंस हर जगह एज पर दिस शेड्यूल, तो क्या होता है आसान हो जाता है, अननेसेसरी उसे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इज द क्लियर टू एवरीवन? एक सोर्स हो गया भाई, यहां पे एक चीज दे रखी है। तो ऐसे कंपनी इस 7 शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, सब धीरे धीरे आपको पता लगेगा। बट शेड्यूल होते क्यों है उसका मैंने कंसेप्ट समझा दिया कि साहब व्हाई द कंसेप्ट ऑफ शेड्यूल इज देयर इन द एक्ट, क्यों ये एक्ट के अंदर डाले जाते हैं, इसके पीछे पर्पस क्या होता है, एंड ये मैंने आपको बता दिया। बाकी शेड्यूल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ये तो 3 मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जो पढ़ाते हैं ना एज ए टीचर, हमेशा बोलते हैं पढ़ाते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि चीज वहां से पिक करो, स्टार्ट वहां से करो जो ऑलरेडी सामने वाला जानता है, कुछ ना कुछ जानता है उसके बारे में, फिर उसको एलोबरेट करो। तो क्या उसका इंटरेस्ट रेट होता है? हाँ या ना, क्योंकि उसको ऑलरेडी उस चीज को थोड़ा सा जानता है। अब उसको आप एलोबरेट, अब एकदम आप अननोन वर्ल्ड में ले जाओ जिसको कुछ नहीं पता, तो क्या होता है उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। ये तरीका होता है कहां से चीज को पकड़नी चाहिए, ये नहीं कि आप कहीं से कुछ भी शुरू कर दिए। अब मैं बताऊं शेड्यूल 6 में ही दे रखा है, और जिसका आपको तो कोई मतलब नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की डिटेल दे रखी है,
शेड्यूल 7 CSR एक्टिव, तुम्हें पता ही नहीं कुछ चीज़ क्या होता है। लेकिन शेड्यूल 3 क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं सुन रखे हो एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल, ये सब तरीका होता है इस चीज़ को कहाँ से पकड़। देखो बताना तो कई लोगों से ज़्यादा भी बताते हैं लेकिन फिर भी समझा नहीं पाते, क्योंकि एक्चुअली जब पढ़ा रहे हैं मैं अपने लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, आपको समझाना है, बात आपको दिमाग में बिठानी है। तो कैसे सामने वाले के दिमाग में बात, इसको भी समझना पड़ता है, साइकोलॉजी को समझना पड़ता है कि सामने वाला कैसे बात को पकड़ेगा। एनीवे इसके लिए ये एक्ट का स्ट्रक्चर है। अच्छा एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखिए, ये एक्ट नोटिफाई हुआ था ऑफिशियल गैजेट में किस डेट को, नहीं नोटिफाई कब हुआ था, और ये तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया था 29 अगस्त को, कब हुआ था 30 अगस्त 2013 को, क्लियर है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि 470 सेक्शन एक्ट के अंदर, लेकिन 30 अगस्त 2013 को इस 470 सेक्शन में सिर्फ सेक्शन 1 इफेक्टिव हुआ था, बाकी रिमेनिंग 469 सेक्शन इफेक्टिव हुए नहीं थे। तो एक्ट का नाम बन गया कंपनीज एक्ट 2013, 470 सेक्शन है, लेकिन ओनली ऑन दैट डेट सेक्शन 1 केम इनटू इफेक्ट, बाकी सेक्शन इफेक्टिव उस दिन नहीं हुए थे। अच्छा बाकी जो सेक्शन है धीरे धीरे इफेक्टिव हुए, वो भी एक बार में इफेक्टिव नहीं हुए, कुछ सेक्शन थोड़े दिन बाद इफेक्टिव हुए, कुछ और भी बाद हुए, और आज के दिन तो कंप्लीट एक्ट इफेक्टिव है आज के दिन, ठीक है। आज हम 2013, हम 10 साल से ऊपर हो गया, 2024 में बैठे हैं, लेकिन ये एक बार में नहीं हुआ, ओवर अ पीरियड टाइम। ऐसा क्यों, उसका लॉजिक समझिएगा ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली एक्ट में जो सेक्शंस हैं और सेक्शंस के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं है, वो इनकम्प्लीट लॉ है। क्या है? इनकम्प्लीट लॉ। आप बोले सर ये इनकम्प्लीट लॉ पार्लियामेंट क्यों बनाता है, लेजिस्लेचर क्यों बनाता है, उसके रीजन है मैं बताऊंगा आपको। वो कंप्लीट लॉ नहीं है। अच्छा जब कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, तो क्या उसको इंप्लीमेंट कर दोगे? अधूरी चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर दोगे? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, किसी सेक्शन में लिखा हुआ कंपनी को रजिस्ट्रार और कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, विद इन सच पीरियड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। अब मैं इस सेक्शन को इफेक्टिव कर दूं तो कंपनी बोलेगी भैया पीरियड तो लिखा हुआ ही नहीं है, वहां तो क्या लिखा, विद इन सच पीरियड एज में भी प्रिस्क्राइब, ये लिखा हुआ एक्ट में। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि यही है चीज, ठीक है, ऐसे 50 चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या अधूरा है, कंप्लीट लॉ है, इनकम्प्लीट है, ऐसा इनकम्प्लीट लॉ, तो इसको कैसे हम लागू कर देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या जो पीरियड जो प्रिस्क्राइब होना है, कि पहले प्रिस्क्राइब होना चाहिए, ये सुनो, तब जाके वो मिला के हम कंप्लीट लॉ बनाएंगे, ये सुनो। इसका मतलब ऐसे बहुत जैसे, और एक ऐसा एग्जांपल देता हूं, आपने स्मॉल कंपनी पढ़ी, अच्छा स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो पढ़ते हो सेक्शन 2 क्लॉज 85, सब डिटेल में हम यहां भी पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 85, क्योंकि कुछ चीज आपने पढ़ रखी है तो मैं थोड़ा रिलेट कर सकता हूं उससे। अच्छा स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन एक्चुअली सेक्शन 2 क्लॉज 85 कंपनी एक्ट में जो दे रखी है, उसमें क्या लिखा हुआ है? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी वी सेटिस्फाई द 2 कंडीशन। पहला, द पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड सच, नहीं 4 करोड़ लिखा हुआ नहीं है वहां पे, ये तो आपके लिए फाउंडेशन में सिंप्लीफाई करके लिख दिया, बता दिया हमने। वहां लिखा हुआ है द पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड सच अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, ये लिखा हुआ सेक्शन में, सेक्शन में ये लिखा हुआ है, सेक्शन में 4 करोड़ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब एक चीज बताओ, क्या ये डेफिनेशन को आप अप्लाई कर सकते हो? नहीं। तो अच्छा ये जहां जहां सेक्शन, और ऑलमोस्ट हर सेक्शन में कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है, कि लिखा एज में भी प्रिस्क्राइब, एज में भी प्रिस्क्राइब, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अच्छा सेक्शंस में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सेक्शन बनाया किसने? लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट इन दिस केस पार्लियामेंट। ये सुनो, बनाया किसे? एक्ट किसने पास किया? पार्लियामेंट ने। इस सेक्शन में जो भी लिखा हुआ है तो पार्लियामेंट ही नहीं पास किया है। अच्छा जो लिखा एज में भी प्रिस्क्राइब, इसका मतलब देखो सब तो समझना, थोड़ा टाइम लगेगा, हम आधा घंटा फालतू लगाएंगे, लेकिन एक बार दिमाग में जहन में बैठ गए तो लॉ मेकिंग प्रोसेस बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एज में भी प्रिस्क्राइब ऐसा लिख के लेजिस्लेचर, एंड इस केस में लेजिस्लेचर कौन है? पार्लियामेंट। इसका मतलब पार्लियामेंट ने क्या किया है? क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी को पावर दी है डेलीगेट की कि आप प्रिस्क्राइब करोगे, हाँ या ना? ये सुनो, इसका द लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट इन दिस पर्टिकुलर केस हैड डेलीगेटेड द पावर कि आप प्रिस्क्राइब, कोई सेक्शन में लिखा हुआ है, और सेक्शन बनाया किसने? लेजिस्लेचर ने। एंड वो इस एग्जांपल में कौन सा लेजिस्लेचर? पार्लियामेंट। इसका होता है बाय राइटिंग दिस पार्लियामेंट हैड डेलीगेटेड द पावर टू हुम? टू द एग्जीक्यूटिव बॉडी टू प्रिस्क्राइब ऑल दिस थिंग्स, टू प्रिस्क्राइब ऑल दिस थिंग्स। क्लियर है? अच्छा कंपनीज एक्ट के अंदर जब हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज की बात करते हैं तो बहुत सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी, बट सबसे टॉप पे जो है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कंपनी लॉ के अंदर जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं,
कंपनी लॉ कहते हैं जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं इसका मतलब वी टॉक अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एग्जीक्यूटिव बॉडी और भी हैं, इसके नीचे कौन कौन सी है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, बट उससे पहले एक चीज देखिए, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये हम जो बोल रहे हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था, पता ना ऑफिशियल गेट में, ये किसने नोटिफाई किया होगा? वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्योंकि कंपनीज एक्ट से रिलेटेड आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मैंने कल ही बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ ऑल द मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो उसमें काम बटा हुआ ना, कौन सा काम कौन सी मिनिस्ट्री करे, कौन हर काम हर मिनिस्ट्री थोड़ी कर रही है, ऐसे तो कियोस ही हो जाएगा। ये सुनो, तो काम बटा हुआ ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी रिलेटेड टू कंपनी लॉ मैटर, मतलब गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो कौन है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो एक्ट में जो सेक्शंस में जगह लिखा एज में भी प्रिस्क्राइब, इसका मतलब इसका इफेक्टिवली मतलब क्या है? द पार्लियामेंट दैट इज लेजिस्लेचर हैड डेलीगेटेड द पावर टू प्रिस्क्राइब ऑल दिस थिंग टू हुम? टू द एग्जीक्यूटिव बॉडी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा, इन्होंने वो सारी चीज प्रिस्क्राइब कैसे की है? बाय मेकिंग द रूल्स, बाय मेकिंग द रूल्स। कैसे प्रिस्क्राइब किए? बाय मेकिंग द रूल्स, रूल्स बना के प्रिस्क्राइब किए। क्लियर है? अच्छा, इन्होंने कैसे रूल्स बनाए हैं? एक्ट के 29 चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर वाइज रूल्स बनाए। क्या बनाए? चैप्टर वाइज रूल्स बनाए। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, मैं शॉर्ट में इनकॉर्पोरेशन कंपनी लिख रहा हूं। अच्छा, जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड 2। मतलब टोटल 29 चैप्टर में 470 सेक्शन कवर्ड है। तो फर्स्ट चैप्टर इज कंप्राइज ओनली 2 सेक्शन, सेक्शन 1 एंड 2। चैप्टर 2 के अंदर जो सेक्शंस हैं, अच्छा स्टार्ट किससे होगा? किससे स्टार्ट होगा? ऑब्वियसली किससे स्टार्ट होगा? 3 से लेके 22 तक, 3 से लेके 22 तक, सेक्शन 3 से लेके 22 तक चैप्टर 2 का पार्ट। इस समय सब बताऊंगा, हर चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अभी पहले बेसिक्स समझिए, बना कैसे लॉ है, किस तरीके से बना रखा है। अच्छा, ये सेक्शन चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 2, इसमें सेक्शन कौन से हैं? 3 से 22। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने चैप्टर वाइज रूल्स बना रखे। क्या बना रखे? चैप्टर वाइज रूल्स। अच्छा, उस चैप्टर वाइज रूल्स बना रखे, इसका मतलब क्या हुआ? इस सेक्शन 3, जैसे चैप्टर 2 के जो रूल्स हैं उसमें क्या होगा? ये सेक्शन 3 से लेकर 22 तक जहां जहां लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ने आपको पावर दे रखी टू प्रिस्क्राइब सर्टेन थिंग, क्या उसके कॉन्टेक्स्ट में उस रूल्स में सबको प्रिस्क्राइब कर रखा है? हाँ या ना? अच्छा, रूल्स के नाम कैसे रखे गए हैं? रूल्स के नाम भी समझिएगा, ये सब रूल्स के नाम कैसे रखे गए हैं? रूल्स के नाम पहले कंपनीज, ये वर्ड ये स्टैंडर्ड तरीका है, ब्रैकेट में नेम ऑफ द चैप्टर, जिस चैप्टर से रिलेटेड रूल्स हैं, एंड देन ब्रैकेट क्लोजर रूल्स। एंड मोस्टली रूल 2014 में इफेक्टिव हैं, क्योंकि 2013 में तो एक्ट ही बना है, उसका एमसी हरकत में आई, उसने अपना काम शुरू किया एंड ऑल दैट, इट टुक सम टाइम। ज्यादातर रूल 2014 में, लेकिन ये नहीं सारे 2014 में, कोई 2016 में बने, कोई 2020 में बने, कोई वो प्रोविजन बाद में इफेक्टिव हुए। मैंने ना एक बार में पूरा एक्ट इफेक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है? अच्छा सोचिए, खुद बताओ, चैप्टर 2 के जो रूल्स उसका नाम क्या होगा? कंपनीज विद इन ब्रैकेट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इन, जो भी चैप्टर का नाम ब्रैकेट क्लोज, रूल्स 2014। अच्छा, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है क्या इसी से आइडेंटिफाई होता है ये रूल्स किस चैप्टर से रिलेटेड? क्योंकि बाकी तो स्टैंडर्ड है, ये कंपनीज वर्ड आएगा, रूल्स वर्ड आएगा, ईयर आएगा, जिस ईयर में बने। अच्छा, चैप्टर 3 का नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। चैप्टर 3 का नाम क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, ये 22 पे खत्म हो रहा है, तो किससे स्टार्ट होगा? 23 से। तो सेक्शन 23 to 42, वहां पे 23 से लेके 42 तक है, 23 से लेके 42 है। अच्छा, ये मत करना सब 3, 22 सब वो 23, 42 ये बना, मतलब नहीं, चांस की बात है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा ये पैटर्न है। अब चैप्टर 4 है, वो 43 में स्टार्ट होता है एंड इट वो कंप्लीट ऑफ द, अब तो चांस वो भी 72 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है। अब चैप्टर 5 है, वो 73 to 76 सिर्फ 4 ही सेक्शन है, 4-5 सेक्शन ही है, ऐसा कुछ भी नहीं, 4 ही सेक्शन उसके अंदर। अलग अलग आपको नहीं कि कोई रूल बना दो तुम्हें, सब 3 से स्टार्ट होगा 2 पे खत्म होगा। कई बच्चे अपने मन से कुछ रूल्स बना लेते हैं। देखिए, तो उस चैप्टर के जो रूल्स है उसका नाम क्या होगा? कंपनीज विद इन ब्रैकेट प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। क्या ये ब्रैकेट में जो चैप्टर का नाम आ रहा है इसी से आइडेंटिफाई रूल्स, ब्रैकेट क्लोजर रूल्स 2014, रूल्स 2014। इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है। अब बताइए, क्या ये सारे रूल्स जो चैप्टर वाइज रूल्स बने हैं, क्या इनके, अब जैसे ये जैसे मान लीजिए चैप्टर 2 के रूल्स हैं, कंपनीज विद इन ब्रैकेट चैप्टर का नाम,
इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू रूल्स 2014। तो इस रूल्स, इस पूरे जो रूल्स हैं, क्या इसके अंदर एक ही रूल होगा, कई सारे रूल होंगे? रूल नंबर 1, 2, जैसे एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर है, यहाँ पे क्या है? रूल नंबर। तो रूल नंबर 1 ऑफ दीज रूल्स, ऐसे बोलेंगे ना कि रूल नंबर 1 तो प्रोस्पेक्टस वाले भी रूल्स में भी होगा, हाँ है ना? तो हमारे रूल नंबर 1 ऑफ द कंपनीज विद इन ब्रैकेट इनकॉर्पोरेट, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। अच्छा, जैसे मान रूल नंबर 3 में लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन नंबर 5 गवर्नमेंट ने ये प्रिस्क्राइब किया है। तो क्या सेक्शन 5 इस पे कनेक्टेड है? ये सुनो, ये रूल नंबर 4 में लिखा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन नंबर 6 गवर्नमेंट ने ये प्रिस्क्राइब किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें भी जो अलग अलग रूल्स हैं, क्या अलग अलग सेक्शन में जो चीज प्रिस्क्राइब करने की पावर दे रखी है, क्या उससे रिलेटेड चीज दे रखी है? ये सुनो, तो ये तो पूरे रूल्स का ना चैप्टर के रूल्स हैं, बट उस रूल्स के अंदर भी तो रूल नंबर 1, 2, 3, 4 और अलग अलग रूल नंबर में क्या अलग अलग सेक्शन से कनेक्टेड चीजें क्या है प्रिस्क्राइब्ड। आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन। ये सुनो, अच्छा इसका मतलब क्या रूल्स बनने में टाइम लगा होगा? ये सुनो, अच्छा बात चलिए तो मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं। हर एक चैप्टर के कुछ फॉर्म्स भी हैं, कुछ फॉर्म्स भी हैं, ठीक है? और वो फॉर्म्स भी कहीं ना कहीं चैप्टर के नाम से डिराइव किए गए हैं। जैसे चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन कंपनी। तो जितने भी फॉर्म्स चैप्टर 2 से रिलेटेड हैं, दे स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर आईएनसी। ये आईएनसी किसे डिराइव किया गया है? इनकॉर्पोरेशन वर्ड से। किसे डिराइव किया गया? इनकॉर्पोरेट। जैसे आईएनसी 1, आईएनसी 2, आईएनसी 3, मतलब अलग अलग फॉर्म में पढ़ोगे। आईएनसी 1 इसके लिए, आईएनसी 2, लेकिन जो भी है किससे रिलेटेड है? चैप्टर 2 से रिलेटेड है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट सिक्योरिटी चैप्टर 3, ठीक है, उसके जितने ही फॉर्म है उसके स्टार्ट होता है पीएस, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट सिक्योरिटी, PS1, PS2, इससे क्या आइडेंटिफाई फॉर्म एक नहीं कई सारे हैं, लेकिन जो भी चैप्टर 3 से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? PS। ये एक तरीका बना रखा है जिससे क्या होगा, आपको पता लग जाता है कि साहब ये फॉर्म किस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। अच्छा, ये याद आना ना, इंटर में फॉर्म हम सब याद करने हैं। फाउंडेशन में था ना सेक्शन नंबर, फॉर्म तो हमने पढ़ा ही नहीं थे फाउंडेशन में, ठीक है? फॉर्म यहाँ इंटर में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है? और एग्जाम में क्वेश्चन और नहीं लिखो तो नंबर कटेंगे, जाने ना। सेक्शन नंबर भी लर्न करने, फॉर्म नंबर भी लर्न करने, मतलब जैसे लेवल बढ़ेगा ऑब्वियसली यू हैव टू। सिर्फ फाउंडेशन लेवल तक था ना कि इंस्टीट्यूट ने बोल रखा था कि अगर आप केस का नाम नहीं लिखते, सेक्शन नंबर नहीं लेते, कोई नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अभी इंटर में ये सब चीज़ जानना, यू हैव टू चेंज द हैबिट्स, ठीक है? इनफैक्ट मैं तो फाउंडेशन के बच्चों को इनकरेज करता था, आप थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करो। तो वो हमेशा अच्छी आदत डेवलप करने में लॉन्ग टर्म बेनिफिट है हमेशा, नहीं तो क्या होता है बाद में जाके दिक्कत होती है लोग। तो ये पैटर्न, आप बताइए ये सारी चीज़ें जो चैप्टर वाइज रूल्स बने, क्या इसमें एमसीए ने टाइम लिया होगा? तो अब ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला था? 30 अगस्त 2013 को जब नोटिफाई हुआ था इन द ऑफिशियल गैजेट एज द कंपनीज एक्ट 2013, उस समय आपको क्या ये लॉ एक्ट जो है कंपनीज एक्ट क्या कंप्लीट था, इनकम्प्लीट था? इनकम्प्लीट। तो उसको कैसे इफेक्टिव कर दें? कैसे इफेक्टिव कर दें? बोला लेट द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब द रूल्स रिलेटिंग टू द डिफरेंट चैप्टर्स, एंड जो बन जाएंगे तब जाके, तो जिस जिस चैप्टर के रूल्स बनते गए वो चैप्टर के प्रोविजन इफेक्टिव कर देंगे। वो भी एक बार में सारे इफेक्टिव नहीं हुए, ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड टाइम। आज के दिन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक बार में नहीं हुआ है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर सेक्शन 1 इमीडिएटली इफेक्टिव हो गया? सेक्शन 1 को इमीडिएटली इफेक्टिव हो गया? सर लॉजिक बताता हूं। सेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है, ये सेक्शन तो जिस दिन आपको ये एक्ट नोटिफाई होगा उसी दिन आपको इफेक्टिव है, सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। तो और दूसरा सेक्शन 1 में ये भी लिखा हुआ है कि जब बाकी जो इस एक्ट के प्रोविजन है अदर देन सेक्शन 1, वो उस डेट से इफेक्टिव होंगे जिस डेट को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। इसका तो गवर्नमेंट को नोटिफाई करने की कि आप कौन कौन से सेक्शन किस डेट से इफेक्टिव होंगे, गवर्नमेंट को नोटिफाई करने की पावर कहां से मिल रही है? सेक्शन 1 से। और सेक्शन 1 अगर इफेक्टिव नहीं होता तो गवर्नमेंट को पावर मिलती? इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको पावर दे दी तब गवर्नमेंट क्या किया, जो जो चैप्टर के रूल्स बनते गए और सेक्शन 1 में आपको पावर है कि उन सेक्शन को आप इफेक्टिव कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाती गई कि साहब ये सेक्शन कंपनी जाके इस दिन से इफेक्टिव हो गए। फिर दूसरा नोटिफिकेशन लाया, तीसरा है। अच्छा, लेकिन सोर्स ऑफ डिराइविंग द पावर टू नोटिफाई द डिफरेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, ये कहां से डिराइव किया है? तो सेक्शन 1 अगर इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता तो गवर्नमेंट को पावर कहां से मिलती? आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड व्हाई सेक्शन 1 वाज मेड इफेक्टिव इमीडिएटली, क्योंकि वहीं से तो पावर मिली है। और सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि डिफरेंट डेट से गवर्नमेंट चाहे तो डिफरेंट प्रोविजन को इफेक्टिव कर सकती है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो गवर्नमेंट को ऐसा करने की पावर ही सेक्शन 1 से मिली है। तो सर सेक्शन 1 अगर इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं करते तो गवर्नमेंट कैसे करती? तो एक तो बात ये समझ में आया कि सब बन तो गया था 2013 में,
लेकिन 2013 से इफेक्टिवली एक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोविजन कब से स्टार्ट हुआ? 2014, जब रूल्स वगैरह बन गए 2014 से। इनफैक्ट 1 अप्रैल 2014 जो नया फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ था उससे काफ़ी प्रोविजन के इफेक्टिव हो गए थे, लेकिन आपको सारे नहीं हुए थे, उस कुछ प्रोविजन बाद में भी आपको इफेक्टिव हुए, लेकिन आज के दिन सारे इफेक्टिव हो। अब एक बात और देखिए, आपको मुझे खुद बताओ, रूल्स के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, रूल्स के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या वो भी लॉ का काम कर रहा है? हाँ ना, लॉ का काम कर रहा है नहीं कर रहा? क्योंकि वो ऐड कर रहा है ना, एक्ट सेक्शंस के अंदर जो चीज दे रखी है और रूल्स के अंदर जो दे रखा है, दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं तब कंप्लीट लॉ बन रहा है। क्या बन रहा है? कंप्लीट लॉ। अच्छा, एक और बात, ज्यादातर आपको एक्ट के अंदर लेजिस्लेचर पावर जो डेलीगेट करता है प्रिस्क्राइब करने की, ज्यादातर वो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी करता है। किसको करता है? हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव। अच्छा, कंपनीज एक्ट में हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लेकिन इसके नीचे आप नाम तो सुना होगा रीजनल डायरेक्टर, अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी, उसके नीचे आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अच्छा, कई जगह ऐसा भी होता है, एक्ट में लिखा हुआ एज में भी प्रिस्क्राइब्ड बाय आरडी, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड बाय आरओसी, ऐसा भी लिखा होता है। इसका मतलब क्या वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते? कुछ जगह जहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि टू प्रिस्क्राइब बाय आरडी, रीजनल डायरेक्टर, और प्रिस्क्राइब बाय आरओसी, वही प्रिस्क्राइब। तो वो अगर प्रिस्क्राइब करें तो रूल्स नहीं बनाते और रेगुलेशंस बनाते। क्या बनाते? रेगुलेशंस। अच्छा, ये डिमार्केट करने का तरीका है कि अगर कोई रेगुलेशन के फॉर्म में कोई चीज है तो हमें पता लग जाता है कि हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी ने नहीं बनाया है, और रूल्स के फॉर्म में तो हाईएस्ट। देखो, हर चीज का नाम, तो वो नाम भी अलग अलग रखा गया है जिससे कि क्लैरिटी हो जाए कि देख के पता लग जाए कि सब किसने बनाया है, किसने बनाया। लेकिन मुझे रेगुलेशन अगर आरओसी ने बनाए या रीजनल डायरेक्टर बनाए जहां उनको पावर दे रखी है, और जो भी चीज इसके अंदर प्रिस्क्राइब किया उन्होंने, क्या ये भी लॉ का पार्ट है? हाँ या ना? क्या ये भी क्या है? लॉ का पार्ट है। ये सुनो, अब देखिए आपके सामने। अच्छा, जब एक्ट के जो प्रोविजन है, रूल्स के जो प्रोविजन है, रेगुलेशन के प्रोविजन है, इन सबको मिला के किसी मैटर पे कोई मैटर कोर्ट में जाता है, और मान लें कोर्ट वहां कोई डिसीजन देता है, ठीक है, आपने फाउंडेशन में टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट्स याद है पढ़ा? सोर्सेस ऑफ लॉ में एक प्रेसिडेंट भी आया था, याद है ये सब? अच्छा, कोर्ट के जो हायर कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं सिमिलर केसेस में क्या लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग, तो क्या वो भी एक तरह से क्या लॉ का पार्ट हो गया था? सोर्सेस ऑफ लॉ प्रेसिडेंट पढ़ा आपने, ठीक है, अब तो फाउंडेशन से पढ़ा तो और आपके लिए बेटर हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए, खुद सोच के बताओ, अगर मैं एक डायग्राम बनाइए, नोट कर लीजिए आप, अगर ये सर्कल लॉ को रिप्रेजेंट करता है तो कहने से दिस इज द एक्ट, ये सुनो, दिस आर रूल्स, रेगुलेशंस, डिसाइडेड केसेस, वही प्रेसिडेंट, डीसी द डिसाइडेड केसेस, क्या सब लॉ का पार्ट है ना? समझ आया नहीं कैसे चीज निकल के आ रही है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बोल रहा था, एक्ट क्या कंप्लीट लॉ है, इनकम्प्लीट है? तो एक्ट इज अ पार्ट ऑफ द लॉ, बट इसके साथ ये सब चीजें भी जब जुड़ती हैं तब जाके वो कंप्लीट लॉ बनता है। क्या बनता है? कंप्लीट। तो ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है, अधूरा है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। और उसको ऐड क्या चीज करती हैं? रूल्स, रेगुलेशन, डिसाइड, ये सब चीज मिलके कंप्लीट लॉ बनता है। सब चीज मिलके क्या बनता है? कंप्लीट लॉ। देखो मैंने लॉ जो बड़ा सर्कल बनाया, क्या उसके अंदर सारी चीज कवर कर रखी है? ये सुनो। अच्छा, इसलिए एक चीज बताओ, आपका सब्जेक्ट कंपनीज एक्ट होता है, कंपनी लॉ होता है? लॉ। क्यों? कोई खाली एक्ट पढ़ोगे तो आप अधूरा पढ़ोगे, समझ ही नहीं आएगा ना, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट में इनकम टैक्स लॉ सिलेबस आओगे, इनकम टैक्स एक्ट सिलेबस नहीं है। तो खाली एक्ट सिलेबस होगा तो क्या होगा? आप तो एक्ट ही एक्ट खाली पढ़ोगे। तो ऐसे आपको कंपनी लॉ इज सिलेबस, इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक्ट भी पढ़ना है, उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट केस डिसाइड हो रहा है वो भी पढ़ने हैं। क्या दैट गिव्स यू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। ये सुनो, तो मैंने एक ओवरऑल लॉ के बारे में लिया, वही सेम कंपनी लॉ, इसका पार्ट है कंपनीज एक्ट 2013, उसका पार्ट है रूल्स मेड बाय द एमसीए, उसका पार्ट है रेगुलेशन मेड बाय द आरओसी एंड द आरडी एंड द नंबर ऑफ डिसाइडेड केसेस बाय जो प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मुझे बताइए, लॉ इज अ वाइडर टर्म और एक्ट इज अ वाइडर टर्म? लॉ इज अ वाइडर टर्म एंड वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द लॉ इज द एक्ट। और एक बात, लॉ के अंदर सारी चीज कवर होती है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एक्ट है। ये देखो, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं ना। अच्छा, यही से क्या रूल्स बनाने की पावर निकली?
यहीं से रेगुलेशन बनाने की पावर मिली, और इन सबको मिला के कोर्ट्स ने जो डिसाइड किया, इन सबको मिला के, इसका था पहली चीज क्या है, एक्ट है। अभी मैंने कहा कंपनी एक्ट 2013 बन गया, लेकिन रूल्स रेगुलेशन बाद में बने, ये सुनो, इसका तो कोई भी बोले कि लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक्ट है। हमेशा देखना लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक्ट है। लेकिन एक्ट अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं है, उसको और चीज की भी हेल्प चाहिए, रूल्स रेगुलेशन डिसाइडेड, और सब मिलकर क्या बनता है, कंप्लीट लॉ क्या बनता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लॉ क्या है, एक्ट। अच्छा मान ले कभी ऐसा हो जाए, आइडियली स्पीकिंग होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी ऐसी गलती हो गई कि एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है और कोई रूल्स के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी ने बनाया है उसमें कुछ लिखा हुआ है, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, तो कौन सा प्रिवेल करेगा, एक्ट में। ऑब्वियसली ये प्राइमरी है ना, ये क्या प्राइम मेन तो ये चीज है, सब कुछ तो यहां से निकल के आई है, रूल से एक्ट थोड़ी निकला है, एक्ट से रूल निकला है। एक्ट के अंदर पावर दे कि एज में प्रिस्क्राइब, देन हु इज प्रिस्क्राइबिंग, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। इसका तो हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, एक्ट की। इसलिए कई बार हम ऐसे ही बोलते हैं, एक्ट इज द प्राइमरी लॉ, रूल्स रेगुलेशंस आर द सेकेंडरी लॉ। क्या, दे आर द सेकेंडरी लॉ। लॉ दोनों ही लॉ का पार्ट है, बट प्राइमरी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज एक्ट। इसे डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करें इसका मतलब समझना है कि अब हम क्या टर्म कैसे यूज करें, प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, ऑब्वियसली उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वहां से निकल के है चीज आपको, ठीक है। एक्ट को आप थोड़ी रूल्स रेगुलेशन बनाते समय एग्जीक्यूटिव बॉडी को ध्यान रखना होता है, हम कोई बात ऐसी न लिख दे जो कि एक्ट के अगेंस्ट। आइडियली स्पीकिंग तो कॉन्ट्रडिक्शन होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो क्या होगा, एक्ट विल प्रिवेल ओवर द रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी एक लास्ट एक बात ध्यान सुनिएगा, अच्छा ये रूल्स किसने बनाए, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने। और किसी भी लॉ से रिलेटेड रूल्स है, कंपनी एक्ट की बात करता है एमसीए, क्लियर है। जैसे कल मैं बता रहा एक लॉ है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा में जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी, जहां वहां सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो वहां जो रूल्स कौन बना रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना रहा है। कौन बना रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहां क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा वहां मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आरबीआई रिपोर्ट करता है, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे वहां कौन है, आरबीआई। तो जहां जहां आरबीआई को वहां पावर दे रखी है अंडर द फेमा टू प्रिस्क्राइब एवरीथिंग, तो कैसे प्रिस्क्राइब कर रहा है, रूल्स के फॉर्म में, रेगुलेशन के फॉर्म में। तो फेमा जब पढ़ो तो बहुत सारे रेगुलेशन है आरबीआई ने बना रखे हैं, बहुत सारे रूल्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बना रखे हैं। सेम कंसेप्ट है, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या बनाएगी, रूल्स, सब ऑर्डिनेट क्या बनाएगी, रेगुलर। आप देखो क्या वो रूल्स और रेगुलेशन भी क्या आपको उस लॉ का पार्ट है, ये सुनो, वो भी क्या लॉ का पार्ट। आप देखिए यहां जैसे अगर मैं कंपनी की बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रीजनल डायरेक्टर, आरओसी, क्या इन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं क्या लॉ का पार्ट है। लेकिन जो उन्होंने बना रखे हैं उनका नेचर क्या है, क्या वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, क्या है? सर आप कल तो बोल रहे थे सर लॉ तो लेजिस्लेचर बनाता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी तो लॉ को इंप्लीमेंट करती है, ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाती है ना सब ये तो एग्जीक्यूटिव बॉडी, इन्होंने लॉ कैसे बना दिया। अच्छा इन्होंने जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं ये भी तो लॉ का पार्ट, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये सुनो कि ये भी लॉ का पार्ट है। और ये तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी लॉ थोड़ी बनाता है। लेकिन ये मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी ने जो लॉ बनाया है यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन अपने आप बना दिया, इसको पावर दी है, किसने पावर दी है, लेजिस्लेचर ने। एक ही बताओ, इस क्लास अभी क्लास चल रही है या और कोई भी क्लास चल रही है, उस क्लास में पला बच्चों को समझाने का अधिकार किसका है, टीचर का। लेकिन टीचर ही किसी बच्चे को खड़ा कर दे कि भाई ये टॉपिक, ये 5 मिनट आप एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आप सारे बच्चों को आप समझाएंगे, तो क्या वहां पे उस बच्चे की वैसे पावर थी नहीं करने की, लेकिन उसको पावर डेलीगेट किसने की है, टीचर ने। अब वो कर सकता है, अब उस टीचर थोड़ी बोले तुम कैसे कर रहे हो, ठीक है, अल्टीमेटली आपने अलाउ किया है, आपने ही अलाउ किया, आपने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है। तो मेरे बार बार क्या लिखा हुआ, एक्ट में क्या लिखा था, एज में भी प्रिस्क्राइब, एक्ट में लिखा हुआ, इसका एक्ट बनाया किसने, लेजिस्लेचर ने। तो लेजिस्लेचर ने ही तो डेलीगेट किया है। इसका मतलब जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जहां वो रोल प्ले कर रही है फॉर बाय मेकिंग द लॉ इन द फॉर्म ऑफ रूल्स और रेगुलेशन, वो क्या कर रही है, एज ए डेलीगेटी। भाई पावर डेलीगेट किसने की है, लेजिस्लेचर ने। तो भाई उसको पावर लेजिस्लेशन तब किया है उसने, अगर उसको पावर ही नहीं डेलीगेट होगी नहीं कर सकते वो। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो अल्टीमेटली वो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी, बट दे आर एबल टू मेक द लॉ इन द फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बिकॉज दे बीन डेलीगेटेड द पावर to do the same by whom, by the legislature, that's why they are able to do the same। अगर ये ऐसा उनको नहीं पावर मिले किसी हालत में नहीं कर सकते, तो वही तो लॉ ही बना रहे हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन ऑल्सो पार्ट ऑफ द लॉ। लेकिन उनको अगर डेलीगेट कर रखे तभी प्रिस्क्राइब कर सकते, अदरवाइज प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। समझ में आई बात सबको। इसीलिए कई बार हम रूल्स और रेगुलेशन को
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड। समझ में आ गया क्यों डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोल रहे हैं? कि जिसने ये बनाया है अंडर द डेलीगेटेड पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, या कई बार सबऑर्डिनेट लॉ भी बोलते हैं, सेकेंडरी लॉ भी बोलते हैं। प्राइमरी लॉ कौन सा है? एक्ट। कौन सा है? एक्ट। तो एक बात अच्छे दिमाग में बैठ के सर लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है? नो डाउट लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्ट ही होता है, पर साथ में और भी बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं, बहुत सारी चीजें। तो क्या होता है, चीजें इतनी सिंपल नहीं है, एक लाइन बोली काम खत्म हो गया, ठीक है। थिंग्स आर रियली कॉम्प्लेक्स और उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है कि सब कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। भाई एक्ट तो बना दे लेजिस्लेचर ने, बट सवाल उठता है कि और रूल्स रेगुलेशन ये क्यों। अब आपको समझ में आ गया साहब कि एक्चुअली एक्ट बन तो गया 2013 में, लेकिन मेन मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस के ज्यादातर प्रोविजन 1 अप्रैल 2014 से इफेक्टिव हुए थे। इन द मील वाइल क्या हुआ था, चैप्टर वाइज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या बनाए थे? रूल्स बनाए थे टू प्रिस्क्राइब द वेरियस थिंग। अदरवाइज एक्ट अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं है, क्या है? इनकम्प्लीट लॉ। इज इट ओके? कोई कंफ्यूजन? पक्का क्लियर है? चले आगे। अच्छा, कई बार ना कोई बच्चों के दिमाग में ऐसा सवाल आता है, सर इतना झंझट क्यों कर रखा है? ठीक है, इतनी माथा पच्ची क्यों है? सब कुछ एक्ट में लिख देते, काम खत्म, एक जगह पढ़ लेते, खत्म हो गया, ठीक है। उसके कारण वो ये नहीं कि सर आपके लिए परेशानी। कई बार क्या होता है, जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, इंडिया का जो अभी जो इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है 1961, एक है ना, अगर आप नहीं जानते हो तो शायद आपने कुछ बच्चों ने नाम सुना होगा। एक है ना, टैक्स के इंडिया में एक बहुत नामी हस्ती हैं, डॉक्टर गिरीश आहूजा। उनकी बुक्स वगैरह मार्केट में बहुत आती है, एंड बड़ी वेरी एसआरसीसी के सीनियर प्रोफेसर थे, एंड काफ़ी मतलब बजट आता है तो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के ऊपर वो जरूर हिंदुस्तान में कम से 100 सेमिनार अटेंड कर, मतलब स्पीकर होते होंगे वो। इज अ वेरी नॉलेजेबल मैन। तो एक लाइन वो बड़ी अच्छी बोलते हैं इनकम टैक्स के ऊपर, भाई इनकम टैक्स एक्ट टेस्ट द पेशेंस ऑफ द इंडियंस। मतलब पेशेंस टेस्ट करता है, इतना खतरनाक लॉ बना रखा है। घबरा मत जाना, तुम सीए छोड़ दी कल पहले सर इनकम टैक्स, ठीक है ठीक है, बट टेस्ट द पेशेंस ऑफ इंडिया। मतलब कि इतना कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये लग गया, वो प्रोविजो, फलाना डिकना, एक्सप्लेनेशन, इतनी चीजें पूछूं मत आपको, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, लॉन्ग बैक, ठीक है, अरुण जेटली, अब नाम सुना होगा, अब तो रहे नहीं, ठीक है, ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर। तो उनसे किसी ने पूछा इतना कॉम्प्लेक्स लॉ, तो बोले एक चीज बताओ, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, मजाक में मतलब ना, ह्यूमरस वे में, ठीक है, तो सीए तो मर जाएंगे। एक चीज बताओ, अगर बहुत सिंपल हो जाए, एक आम आदमी भी पढ़ के समझ जाए, तो कौन सीए के पीछे भागेगा? तो बोला चार्टेड अकाउंटेंट। तो एक्चुअली ये बात कई बार उठती है, सुनाओ, आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, फ्रंट पेज पे था कि नया इनकम टैक्स की बात चल रही है, अब सुनो डायरेक्ट टैक्स कोड पे, ठीक है, नया उसमें चल रही है, और ये बात बार बार उठ रही है कि साहब इसको बहुत सिंपल बनाएंगे। तो सीए लॉबी नहीं चाह रही है, समझ गो क्यों नहीं चाह रही है, कि ज्यादा सिंपल बना दोगे तो क्या होगा, आम आदमी हमारी वैल्यू क्या करेगा? मतलब हर आदमी खुद ही समझ जाएगा, ठीक है, कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो कई बार चीजें, लेकिन वो तो एक ह्यूमर चांस क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स चीजों, कई बार कॉम्प्लेक्स में भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, किसी लोग के फायदा होता है, ठीक है, यहाँ वो बात नहीं है, कारण कुछ और है। अच्छा बताओ, एक्ट में कोई चीज लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, एक्ट में कोई चीज लिखा हुआ है और उसको अगर चेंज करना है, अमेंड करना है, क्लियर, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? जैसे बनता है लॉ वैसे अमेंडमेंट करनी पड़ती है। पहले अमेंडमेंट बिल बनेगा, दोनों हाउसेस पास करेंगे, लोकसभा राज्यसभा, अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं स्पेशली, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर। आपको लगता है इतना आसान काम है? तो कई बार क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, कोई एक्ट में कोई चीज लिखी हुई है, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत आज पड़ गई कि भैया ये लिखा हुआ, इसको आज के हिसाब से इसको अमेंड करना चाहिए, लेट्स से द नीड अराइजेज हियर, बट अमेंड कई बार 10-10 साल बाद होता है, 10-10 साल बाद अमेंडमेंट होती है, और कई बार तो होती नहीं है। तो इसका मतलब इतने साल तक क्या, अगर 10 साल बाद अमेंडमेंट हो भी जाए, क्यों नहीं हो पा रही? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द लॉ इज वेरी कम्बरसम, वेरी लेंथी प्रोसेस, ठीक है, इतना आसान प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट के थ्रू अमेंड करना, एक्ट में लिखा हुआ, एक्ट में लिखा हुआ, तो उसको कोई भी चीज छेड़ दी है एक्ट के अंदर, तो क्या होगा? पार्लियामेंट, अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं, स्पेशली हम लेजिस्लेचर में फिलहाल हम खाली पार्लियामेंट की बात करें, ठीक है। अब देखिए आप, तो 10 साल तक हम जो, अगर मान लीजिए नीड अराइजेज हियर बट वी आर अमेंडिंग द लॉ हियर आफ्टर 10 years, तो 10 साल तक लॉ कैसा चला? रेलेवेंट और इरेलेवेंट? इरेलेवेंट।
रिडंडेंट, ऑब्सोलीट, ये सुनो, ऑब्सोलीट लॉ तो चला, हम उससे काम चला रहे थे, ये सुनो रिडंडेंट लॉ से काम चला रहे थे। क्या सही है? क्या सही तरीका है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, 1908, आप देख लो कब, 2024 में, उसमें एक चीज लिखा हुआ इमोल प्रॉपर्टी ऑफ ₹100 और मोर। आज इमोल प्रॉपर्टी 100 रुपये, खरीदना बेचना तो बहुत दूर की बात है, किसी को बोला दिखा दो 100 रुपये, तो बोला फुर्सत नहीं है, आया ना। लेकिन 1908 में क्या 100 रुपये की प्रॉपर्टी भी मिलती थी? आया ना। अब तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे, लेकिन अब होती थी उस समय। तो अच्छा, ये बात आज भी लिखी हुई है, वो एक्ट में लिख दी। मुझे बताओ, क्या उसको अमेंड आज तक नहीं किया? तो इसका मतलब क्या आज के दिन वो 100 रुपये इरेलीवेंट लग रहा है? तो हम तो वहां सीधा बोलते थे बच्चा सारी इमोल प्रॉपर्टी कवर होगी, 100 रुपये तो अब इंप्लाइड है, सारी 100 रुपये उससे ज्यादा की होगी। लेकिन जब बना था उस समय 100 रुपये का मतलब था 1908 में, लेकिन अब वो मतलब क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। अच्छा, वही अगर उसकी जगह 100 रुपये को चेंज करके 1000 किया होता, फिर लाख किया होता, 5 लाख, 10 लाख, तो उससे रिलेवेंसी रहती? ये सब कुछ तो मतलब रहता है, लेकिन वो मतलब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कोई एक्ट में लिखा हुआ अमेंडी कभी नहीं हो पाया। अब एक चीज देखिए, लेकिन आपको रूल्स और रेगुलेशन में कुछ लिखा हुआ है, तो रूल्स और रेगुलेशन कौन बना रहे हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी। उनको कुछ नहीं करना, अगर अमेंड करना है तो एक नोटिफिकेशन लाएंगे, ये रूल्स के अंदर हमने इसकी जगह ये कर दिया, और कोई इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। तो क्या उसको अमेंड करना आसान है? समथिंग इज गिवन इन द रूल्स रेगुलेशन, इज इट इजी टू अमेंड? और समथिंग विच इज गिवन इन द एक्ट, विच वर इजी टू अमेंड? रूल्स और रेगुलेशन बहुत आसान है, इसमें कुछ कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, आजकल जो एक्ट बन रहे हैं, ये कंपनी एक्ट 2013 भी रिसेंट एक्ट है, आजकल जो एक्ट बन रहे हैं उसमें क्या कंसेप्ट चलाते हैं कि जो चीज रोज चेंज होने वाली नहीं है, मतलब कभी हो सकता है 20-30 साल में कभी चेंज होने की जरूरत पड़े, लेकिन नॉर्मली चेंज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको एक्ट में डालो। एंड थिंग्स विच आर सपोज टू बी चेंज फ्रीक्वेंटली, जो बार बार चेंज होने वाली चीजें हैं, उनको एक्ट में डालो ही मत। वो सारी चीजों की पावर किसको दे दो? एग्जीक्यूटिव बॉडी को, वो अपना प्रिस्क्राइब करे रूल्स, और जब अमेंड करना अपने रूल्स को अमेंड करते रहे, रेगुलेशन को अमेंड करते रहे। हाँ है ना? क्या इसको बार बार एक्ट को छेड़ने की जरूरत है? क्या छेड़ने की जरूरत है? तो उससे क्या होगा? whenever the need arises to amend some law and because of changes happening in the society, what will happen? क्या change, the amendment can be done easily? Amendment can be done easily, yes or no? अच्छा, उससे क्या लॉ हमेशा रेलिवेंट रहेगा, लॉ हमेशा ऑब्सोलीट नहीं बनेगा, क्या बनेगा? रेलिवेंट। अच्छा, एक चीज, सोसाइटी, हम बोलते हैं लॉ इज मेंट फॉर सोसाइटी। हर लॉ सोसाइटी किसी न किसी एस्पेक्ट को रेगुलेट करता है। ये सुनो, अभी बोला कंपनी लॉ रेगुलेट कंपनी में भी, तो सोसाइटी का पार्ट ही है। ये सुनो, ये बिजनेस, सब लोग, कुछ लोग बिजनेस करें इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी। नाउ अच्छा, हम बोले सोसाइटी हमेशा से डायनेमिक रही है, सोसाइटी में बदलाव होते रहते हैं। सोसाइटी कभी भी आप स्टैटिक नहीं थी, ना कभी थी, ना आज है, ना आगे रहेगी, हमेशा डायनेमिक। रेट ऑफ डायनेमिज्म क्या बढ़ा है? हाँ है ना? बदलाव की जो गति है, बदलाव पहले भी होते थे, बदलाव अभी भी हो रहे हैं, लेकिन बदलाव की जो गति है, जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं, क्या वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है? ये सुनो, अच्छा, जब आपको डायनेमिज्म का रेट बहुत बढ़ गया है, तो क्या लॉ इज मेंट फॉर सोसाइटी, तो क्या लॉ को रेलेवेंट रखने के लिए क्या लॉ को भी बहुत फ्रीक्वेंटली बदलना पड़ेगा? ये सुनो, और हर चीज हम एक्ट में डाल देंगे, कब अमेंड करना पॉसिबल है? नो। आई होप यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, क्यों ऐसा किया गया। इसको एक चीज बोलते हैं, इसको एक चीज बोलते हैं, सो दैट हम जब जरूरत पड़े फटाफट आपको, मैं एक, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, अच्छा, एक बार जब हाइट बढ़ना बंद हो जाए, हाइट जब तक बढ़ती है तो आपके स्केलेटन में भी, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है स्केलेटन, उसमें भी चेंज आ रहा है, लेकिन हाइट बढ़नी बंद हो जाए, स्केलेटन फिक्स हो गया। अच्छा, बोलते हैं साहब मैंने वेट पुट ऑन कर लिया, इसका मतलब क्या हो? स्केलेटन में चेंज आ गया। फ्लैश एंड ब्लड, ये सुनो, आपने जी मैंने जिम जाके साहब वेट रिड्यूस किया है, मतलब क्या हुआ? फ्लैश एंड ब्लड, स्केलेटन रिमेन्स द सेम। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि साहब एक्चुअली इसको स्केलेटन रिमेन्स द सेम, बेसिक स्ट्रक्चर। तो बोला एक्ट के अंदर हम पूरी बॉडी नहीं डाल रहे, खाली स्केलेटन डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? स्केलेटन डाल रहे हैं, जो बार बार चेंज होने वाली चीज नहीं है। और जो फ्लैश एंड ब्लड वाला काम है वो कहां डाल रहे हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। इसलिए अब जो एक्ट बन रहे हैं वो सारे स्केलेटन अप्रोच बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? एक टाइम बोलते हैं देखो, ये सब बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लोगों को पढ़ना शुरू करो। नाउ द न्यू एक्ट दो इतने ही बन रहे, दे आर मेड ऑन स्केलेटन अप्रोच, कि भैया एक्ट के अंदर पूरा बॉडी नहीं डाल रहे हैं, खाली क्या डाल रहे हैं? स्केलेटन, जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो बार बार चेंज होने वाला नहीं है। और जो बार बार चेंज होने वाली चीजें हैं, लेट देम बी इन द प्रिस्क्राइब्ड बाय द एग्जीक्यूटिव बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, इसी को यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। कंपनी एक्ट 2013 बना, पार्लियामेंट के थ्रू ये 4 बार अमेंड हो चुका है, 2015 में, 2017 में, 2019 में, 2020 में, 4 बार। लेकिन रूल्स और रेगुलेशन जितने बने हुए ना,
कम से कम 500 बार अमेंडमेंट हो चुके होंगे। अच्छा ये क्योंकि आसान है अमेंड करना, तो जितने रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उसमें कम से कम आज तक 500 बार अमेंडमेंट आ चुके हैं। मैं कंपनी एक्ट 2013 से रिलेटेड बात कर रहा हूं, लेकिन एक्ट सिर्फ कितनी बार अमेंड हुआ है? 4 बार हुआ थ्रू द पार्लियामेंट। अच्छा यही सारी चीज रूल्स और रेगुलेशन में अमेंड हुई, यही सब एक्ट में अगर लिखी होती, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता? तो क्या होता, हम आउटडेटेड चीजों से काम चलाते रहते हैं। आई होप एनफ डिस्कशन ऑन दिस टू अंडरस्टैंड। और क्या स्केलेटन अप्रोच होता है, ठीक है। जैसे मतलब फेमा इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लॉ, आपके सिलेबस में थोड़ा सा है, पूरा नहीं है, लेकिन फेमा के अंदर एक्ट के अंदर सिर्फ 49 सेक्शन है। सिर्फ कितने? 49 सेक्शंस हैं, बट इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लॉज ऑफ द कंट्री। क्यों? रूल्स और रेगुलेशन की भरमार है, इतने रूल्स और रेगुलेशन है, पूछे मत आपको, ठीक है। अच्छा क्या एक्ट क्या अपने आप में कंप्लीट लॉ है? नहीं। तो सेक्शन अगर नंबर से देखो तो सिर्फ 49 सेक्शन है, उससे कुछ खास पता ही नहीं चलता, खाली बेसिक चीजें पता लगती है, सारी डिटेलिंग कहां पे? रूल्स रेगुलेशन। बहुत कॉम्प्लेक्स लॉ है, ठीक है, लेकिन सेक्शन अगर एक्ट को देखो तो एक्ट तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 49 सेक्शन है। उसमें भी जो आप लोग एक सिलेबस वगैरह इंटर फाइनल मिला के भी तुम 49 में से 15-20 सेक्शन पढ़ोगे मुश्किल से। बाकी सब तो वो सेक्शन वो है कि आरबीआई इंटरनली अपना काम कैसे करेगा, आरबीआई तो उससे तुम्हें क्या लेना देना भाई। एक्चुअली आप जब सीए बन जाएंगे तो आरबीआई इंटरनली अपनी पावर्स कैसे एक्सरसाइज करेगा, अपने डिपार्टमेंट, ये उसमें एक प्रोफेशनल को क्या लेना देना, तो उसको पढ़ाई नहीं जाता, आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं होता। तो 49 में भी आपके काम के 15-20 सेक्शन ही है। इसका तो ये बात समझ में नहीं। अच्छा क्या फेमा भी के स्केलेटन अप्रोच बना हुआ है, ये सुनो, इस जितने भी आप नए एक्ट्स बन रहे हैं ना, कंसेप्ट यही चल रहा है, सो दैट कि लॉ को जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार हम अमेंड कर सकें। एंड दैट्स वाई हर चीज को एक्ट में नहीं डाला जाए, हर चीज को एक्ट में नहीं डाले। जैसे अगर कंपेयर करें कंपनीज एक्ट 1956, उसमें 658 सेक्शन थे और यहाँ 470, तो रफली 200 सेक्शन ज्यादा थे, लेकिन पहले रूल्स रेगुलेशन बहुत कम थे। तो वो पुराने अप्रोच, पुराने सिस्टम से चीजें बनी हुई थी, लेकिन आज क्या चीजें अब बदल गई, हम चीजें क्या हो गई है, बदल गई हैं। अब नए तरीके से ये कि एक्ट को छोटा रखो, एक्ट के अंदर से वो चीजें रखो कि जो चीज बार बार चेंज होने वाली नहीं है, और जो फ्रीक्वेंट चेंज होने वाली चीजें आपको लेट द पावर भी। अच्छा स्मॉल कंपनी है, अच्छा स्मॉल कंपनी में इनिशियली जो पेड अप कैपिटल जो उसमें तो ये लिखा हुआ पेड अप शेयर विच डज नॉट एक्सीड सच अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब, ये लिखा हुआ है। इनिशियली गवर्नमेंट ने रूल्स में प्रिस्क्राइब किया था इन द कॉन्टेक्स्ट सेक्शन 2 क्लॉज 85 50 लाख, क्या प्रिस्क्राइब किया था? 50 लाख। फिर इसको बढ़ा के क्या किया था? 2 करोड़। फिर इसको बढ़ा के क्या किया? 4 करोड़, जो अभी चल रहा है। अच्छा इसके लिए क्या सेक्शन अमेंड हुआ है या रूल्स अमेंड हो रहे हैं? रूल्स अमेंड हो रहा है। अच्छा वही अगर सेक्शन में लिखा होता क्या आफत हो जाता है? ये सुनो, क्या आफत हो जाता है? ये सुनो, बार बार आप क्या किए पार्लियामेंट के थ्रू, क्या किए एक्ट को बदलवाइए, क्या प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट थिंग। और रूल्स को चेंज करना कुछ भी नहीं। तो आपको जो 4 करोड़ जो पढ़ाया गया फाउंडेशन में, वो इफेक्ट कहां से लिया था? रूल से। लेकिन फाउंडेशन में इतना डिटेल बच्चों को, वैसे भी मैं बदनाम हूं इस चीज के लिए, से ज्यादा बताते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा बताया था तो वहां फाउंडेशन में तो पता नहीं क्या होता, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेच्योरिटी होती है ना, सब बच्चे इतनी समझ नहीं पाते, तो सीधा हमने दोनों मिला के नेट रिजल्ट बता दिया 4 करोड़, लेकिन वो सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, वो कहां से डिराइव किया था? रूल्स हमने डिराइव। आई होप दिस क्लियर टू अंडर, क्लियर है सबको? थोड़ी डिस्कशन क्लियर हो आपको, ठीक है। अब देखिए आप, तो फाइनली कंपनी लॉ बना, और कंपनी एक्ट किस तरीके से बना, क्या प्रोसेस है, और लॉ जब बोलते हैं तो कंपनी लॉ, लॉ का अंदर क्या है? रूल्स एक्ट, रूल्स रेगुलेशन, डिसाइड, सब कुछ आपको आता है। एंड इसलिए हम रूल्स रेगुलेशन को कई बार डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं, सबऑर्डिनेट लॉज बोलते हैं, बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लॉ, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लॉ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव बॉडीज। क्लियर है? नाउ अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडीज के बारे में बीच में डिस्कशन में आई गया, तो थोड़ा सा हम उसको ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अच्छा कंपनी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी लॉ, लेजिस्लेचर तो पार्लियामेंट है, क्योंकि यूनियन लिस्ट मैटर बना हुआ, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, द लेजिस्लेचर इज अ पार्लियामेंट। जो कंपनी लॉ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और एग्जीक्यूशन एक ही बात है ऑफ कंपनी लॉ। Here, the highest executive body, just we have discussed that it is the central government, it means Ministry of Corporate Affairs. जब भी हम कंपनी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जैसे इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो, वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है?
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑल टैक्सेस, इवन जीएसटी वैसे पढ़ोगे, ऑल टैक्सेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, बहुत कुछ है उसके अंडर। सेबी एक्ट पढ़ोगे, वहाँ सेबी एक्ट फाइनल पढ़ोगे, सेबी एक्ट पढ़ोगे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, एंड वहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फेमा में सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सोचो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कितनी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे चीज़ें आपको अंडर आती है। इसे तुम ना कभी भी तुम नोट करना कि और कोई मिनिस्ट्री हो ना, उसमें कई बार पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से कोई आलू भालू भी मिनिस्टर बन जाता है। हाँ, बहुत सारे आलू भालू हैं हमारे यहाँ। अब लालू नाम चला, अच्छा लालू यादव रेलवे मिनिस्टर बना, सुना होगा पास्ट में, ठीक है, लेकिन कभी वो फाइनेंस मिनिस्टर ये चीज नहीं बन सकता। हमेशा बोलता फाइनेंस मिनिस्टर, इतिहास उठा के देख लेना, हमेशा बहुत नॉलेजेबल लोगों को। अभी भी जो निर्मला सीतारमण, उस पर भी क्वेश्चन उठते हैं कई बार कि इतना बड़ा नाम नहीं है कि निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन इसके पहले आप देखो अरुण जेटली, ठीक है, कांग्रेस के चिदम्बरम, ठीक, जितने भी सब वेरी लर्नेड पीपल। कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हैंडल करना, सेबी तुम्हारे अंडर है, आरबीआई तुम्हारे अंडर है, सारे टैक्सेस तुम्हारे अंदर है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, मजाक थोड़ी है। इतनी चीजें आप हैंडल कर रहे हैं तो यू नीड अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। बाकी सब मिनिस्ट्री में आपको चल जाता है, ठीक है, यहाँ तो बोलते हैं यू आर नीड टू बी वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। निर्मला सीतारमण के बारे में मैंने बोला था किस तरीके, एक्चुअली सरकारों के अपनी कंपल्शंस है। सरकार आजकल ना एक सिस्टम चला हर जगह, क्या होता है कि हर सरकार में जो टॉप पे लोग बैठे होते हैं, दे वांट यस मैन, और जो आदमी उनकी बात को काट देना, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, ठीक है, वो पसंद नहीं किया जाता। जैसे एक बार बीच में बात चली थी पीयूष गोयल की। पीयूष गोयल था, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी मिनिस्टर है, एंड उसको इसे चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। अब उसको बात चला था कि साहब उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना आफ्टर अरुण जेटली डेथ, नहीं बनाया क्योंकि वो यस मैन नहीं है। निर्मला सीतारमण यस, जो बोलो ठीक। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से, और इसलिए कई बार सवाल भी उठते हैं कि इंडियन इकोनॉमी उतनी अच्छी शेप में नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्शन जैसा देते हैं उतनी अच्छे शेप में नहीं है। कारण क्या है? इकोनॉमी चलाने के लिए यू नीड इकोनॉमिस्ट, यू डोंट नीड अ पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस इकोनॉमी नहीं चला सकते, यू नीड फाइंड अ इकोनॉमिस्ट। अच्छा, मनमोहन सिंह जो आपको 91 में जब लेके आए थे, एज एन इकोनॉमिस्ट काम किया था, तो एज ए पीएम जो क्रेडिट नहीं मिला उसको, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बहुत क्रेडिट मिला। तो उसने सब बोल दिया था उस समय जब उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, बिकॉज यू आर नॉट ए पॉलिटिशियन। आप पता है वो तो आपको बाहर के किसी बड़े यूनिवर्सिटी वगैरह में प्रोफेसर लेक्चर, ठीक है, उनको बोला आई विल, मेरे काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, काम करके दिखाया बंदे ने। तो इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए नीड वेरी फाइन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। आप पॉलिटिशियन को इतनी समझ ही नहीं होती वो। और अच्छा, पॉलिटिशियन को हमेशा एक ही चिंता होती है, इलेक्शन कैसे जीतना है। देख लो उनका तो 24 घंटे दिमाग में चलता रहता है कि साहब यहाँ इलेक्शन, वहाँ इलेक्शन, वहाँ इलेक्शन, इलेक्शन कैसे, यही फोकस है। तो वो कंट्री इकोनॉमी सेकेंडरी होता है उनके लिए। एनीवे, कंपनीज एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये ऑन द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसके नीचे 7 रीजनल डायरेक्टर, 7 रीजनल डायरेक्टर। वी हैव 7 रीजनल डायरेक्टर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। अच्छा, पूरे कंट्री को 7 रीजन में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, फिर एक नॉर्थ ईस्ट, मतलब कुछ नॉर्थ का हिस्सा ले लिया कुछ। अच्छा, ये तो कोई भी रीजन इन 7 में किसी एक जगह ही फॉल करेगा ना, सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक नॉर्थ वेस्ट और एक साउथ ईस्ट, सब आपके बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, जो रीजनल, अच्छा इसका ऑफिस कहाँ पे, एमसीए का ऑफिस कहाँ पे, ऑब्वियसली दिल्ली में। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्री कहाँ पे है, दिल्ली में। अच्छा, अगर नहीं जानते तो बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ऑफिस है ना, इंडिया गेट के पास एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उसका नाम है शास्त्री भवन। इंडिया गेट के पास एक बिल्डिंग है, उसके अंदर इसका ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। अच्छा, जो 7 रीजनल डायरेक्टर हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ, ऐसे बोलते हैं, ऐसे पूरा फुल लिखेंगे तो ऐसे रीजनल डायरेक्टर। अच्छा, खाली रीजनल डायरेक्टर लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं आरडी। तो ये नहीं पता ना कौन सा रीजनल डायरेक्टर, क्योंकि एक थोड़ी है 7 रीजनल डायरेक्टर देयर। तो ऐसे ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, रीजन में लिखते हैं, रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ या रीजनल डायरेक्टर ईस्ट, या शॉर्ट में एन या ई, जो भी आपको ठीक है। अच्छा, रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ, जो कैपिटल सिटी है वहां इनके ऑफिस है। अच्छा, नॉर्दर्न इंडिया कैपिटल सिटी क्या है, दिल्ली, तो रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ का ऑफिस कहाँ पे, दिल्ली में। रीजनल डायरेक्टर ईस्ट का ऑफिस कहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मेट्रो कौन सा है, कोलकाता, ईस्टर्न पार्ट।
वेस्ट बंगाल मत बोलते हैं, ठीक है, वो बंगाल का वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको कलकत्ता, आपको वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। तो कोलकाता रीजनल डायरेक्टर, इसका ऑफिस कहाँ पे? कोलकाता, सब बुक में लिखा हुआ है। रीजनल डायरेक्टर वेस्ट मुंबई, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर साउथ चेन्नई। रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट, इसका ऑफिस है शिलोंग, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ वेस्ट अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में, आप जानते हैं गुजरात की जो लोकेशन तो नॉर्थ इंडिया को भी टच करता है, वेस्टर्न इंडिया को भी टच करता है। एंड रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट, ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद आंध्र प्रदेश, आप जानते हैं, दैट इज अगेन थोड़ा ईस्टर्न पार्ट को भी टच करता है, थोड़ा सदर्न पार्ट को भी टच करता है, ठीक है। तो ये 7 रीजनल डायरेक्टर हैं। अच्छा एक ही बताओ, एक पर्टिकुलर रीजनल डायरेक्टर जितना रीजन उसके अंडर आता है उसका हेड हो गया, कंपनी लॉ मैटर्स का एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड। अच्छा ये सारे आरडी किसको रिपोर्ट करें? एमसीए को। तो ऊपर एमसी है, उसके नीचे 7 रीजनल डायरेक्टर हैं। अच्छा रीजनल डायरेक्टर तो 7 हैं, हमारे कंट्री में स्टेट्स तो बहुत सारे हैं। अच्छा स्टेट वाइज क्या है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो एक रीजन में के कई सारे स्टेट्स फॉलो करते होंगे, ये सुनो। जैसे मैं अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करूं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये सुनो, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इन सारे स्टेट्स के आरओसी किसको रिपोर्ट करते होंगे? कि आरओसी क्या है? स्टेट वाइज है। क्या है? स्टेट वाइज। ये किसको रिपोर्ट करते होंगे? आरडी नॉर्थ को, आरडी नॉर्थ। ऐसे ईस्टर्न इंडिया में जितने स्टेट्स फॉलो करते हैं, क्या उन सारे स्टेट्स आरओसी किसको रिपोर्ट करते हैं? आरडी ईस्ट को। ये सुनो, तो लोएस्ट लेवल पे कौन है? आरओसी, रिपोर्टिंग टू आरडी ऑफ द रीजन, एंड आरडी इन टर्न रिपोर्टिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आप देखो पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, टॉप पे एमसीए, फिर उसके नीचे 7 आरडी, और हर एक आरडी के नीचे नंबर ऑफ आरओसी। एंड दिस विल, या हमेशा बोलते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हो तो टॉप टू बॉटम चलोगे, टॉप टू बॉटम, तो हमेशा एक पिरामिड बने। क्या बनेगा? पिरामिड। अच्छा दिल्ली पुलिस का हेड कौन है? कमिश्नर ऑफ पुलिस। दिल्ली में हो ना, केनिया से तो नहीं आए हो? हाँ, दिल्ली की पुलिस का हेड कौन है? कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या एक ही है? अच्छा उसके सुना होगा, तो उसके नीचे कई सारे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, डीसीपी। फिर उसके नीचे एसीपी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुना होगा, ठीक है। फिर उसके नीचे कई सारे थाने आते हैं, एसएचओ होते हैं उनके। एसएचओ के नीचे क्या आते हैं? इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। क्या हो रहा है? पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा? ऊपर सबसे एक है, फिर कई डीसीपी, हर एक डीसीपी के नीचे कई सारे एसीपी। तो हमेशा टॉप टू बॉटम जाओगे ना, हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या मिलेगा? पिरामिड स्ट्रक्चर बनेगा। ऊपर हमेशा कम मिलेंगे, नीचे बेस बढ़ता जाएगा। तो यहां भी आपको ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं कि ये किस तरीके से टॉप टू बॉटम आपको एमसीए, आरडी एंड द आरओसी। एक बात और ध्यान सुनिएगा, मान ली एक कंपनी है, उसे चेक करना है कि साहब हम किस आरओसी के अंडर फॉल करेंगे, या किस आरओसी से हमारी डीलिंग होगी, या किस आरडी से हमारी डीलिंग होगी। और एमसीए में तो बोलने के वो तो एक ही है पूरे कंट्री में। तो उसका बेस होता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। क्या होता है? अच्छा ये लॉ में आप पढ़ोगे, सेक्शन 12 आगे आएगा। सेक्शन 12 में मैंडेटरी है कि हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, मैंडेटरी। अगर एक कंपनी का एक ही ऑफिस है, वही रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, और एक से ज्यादा ऑफिस है तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, बाकी सब ब्रांच ऑफिस। क्या कराते हैं? ब्रांच ऑफिस। अच्छा आपने आम जनता को सुना, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है, एक कंपनी का हेड ऑफिस है, इनका कोई मतलब नहीं लॉ में। कंपनी जैक सिर्फ 2 ही टर्म रिकॉग्नाइज करता है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस, बाकी ब्रांच। और रजिस्टर्ड ऑफिस हमेशा यूनिक होता है, एक ही होता है। किसी भी कंपनी के 2 रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हो सकते, एक रजिस्टर्ड ऑफिस, बाकी सारे अच्छा ब्रांच ऑफिस इंडिया में हो सकते हैं, इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं। एन इंडियन कंपनी है कहना ब्रांच ऑफिस इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफिस इंडिया में होगा इंडियन कंपनी का। तो रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे है, क्या वो कोई शहर होगा? क्या वो सिटी किसी स्टेट में फॉल करता होगा? तो जिस स्टेट के अंदर वो सिटी फॉल करता है जिसमें आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्या उस स्टेट के आरओसी को आप अंडर आएंगे? ये सुनो। अच्छा किसी कंपनी का अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड ऑफिस इलाहाबाद में, इलाहाबाद इज इन विच स्टेट? यूपी। तो यूपी का जो आरओसी है, क्या उसके अंडर वो कंपनी को बाकी और आरओसी को मतलब है? क्या उस कंपनी को बाकी हिंदुस्तान में इतने रजिस्ट्रार और कंपनी अदर देन यूपी, क्या उससे कोई मतलब है? नहीं। इट इज ओनली डीलिंग विद द कम्स अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूपी आरओसी। ये सुनो। अच्छा यूपी फॉल्स अंडर द नॉर्दर्न इंडिया, तो कौन सा आरडी से मतलब है? आरडी नॉर्थ। बाकी 6 आरडी से उसको कोई लेना देना नहीं है। और एमसी अगर रोल तो सारी कंपनी पे, क्योंकि इट्स हाईएस्ट, ओनली वन फॉर द एंटायर कंट्री, ओनली वन फॉर द। तो ये भी कैसे चेक करते हैं? अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर्ड ऑफिस की किस आरओसी, किस आरडी, ये सब किससे निकलता है? अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी।
अच्छा एक बात चलिए, जैसे हम यूपी आरओसी, यूपी आरओसी का ऑफिस कानपुर में है। कहाँ है? तो हम कानपुर आरओसी ही बोल देते हैं। इसका वो कानपुर का आरओसी है, किसका है? यूपी का। ये ध्यान रखना, कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है। अच्छा हाई कोर्ट जो होता है सब कानपुर का। अरे भैया यूपी का आरओसी को पूरे यूपी में बिखेर दो क्या, टुकड़े टुकड़े करके? कहीं तो एक जगह ऑफिस होगा ना, बट उसकी पावर किसके ऊपर? पूरे यूपी के ऊपर है। तो पूरे यूपी में कहीं भी कोई कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस है, सब किसके अंडर आएंगे? कानपुर आरओसी के अंडर। दैट इज आरओसी फॉर द यूपी। ये सुनो, अच्छा हम बोलते हैं, आपने फाउंडेशन पढ़ा, हाई कोर्ट स्टेट वाइज होता है। जैसे आरओसी स्टेट वाइज है, वैसे हाई कोर्ट भी स्टेट वाइज होता है। अच्छा यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में, तो हम बोलते इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते हैं। महाराष्ट्र का हाई कोर्ट कहाँ है? मुंबई में, मुंबई हाई कोर्ट बोलते हैं। तो मुंबई का खाली हाई कोर्ट थोड़ी है, उसकी लोकेशन मुंबई में है, बट इट इज हाई कोर्ट फॉर द इंटायर महाराष्ट्र। एक क्लास में ऐसे पढ़ा था मैं, तो एक बच्चा बोला सब कैसे, बोला हाई कोर्ट आपको स्टेट वाइज होते हैं, मेरे हिसाब से सिटी वाइज होते हैं। मैं कैसे? सर दिल्ली हाई कोर्ट, सर मुंबई हाई कोर्ट, सर इलाहाबाद हाई कोर्ट। मैं चाटा लगाऊं तेरे, ठीक है। समझ, देखो बोलते क्या, उसका मतलब क्या भी तो समझना है। भाई बोल क्यों रहे हैं? क्यों? कारण क्या, जिस सिटी में उसकी वही तो लोकेशन होगी ना, ठीक है। बट एक्चुअली उसकी पावर पूरे स्टेट पे है, उसकी पावर क्या पूरे स्टेट पे। भाई नागपुर का भी वो केस होगा, नागपुर इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये पुणे केस होगा वो भी महाराष्ट्र में, या मुंबई केस होगा वो भी महाराष्ट्र में, सब मुंबई हाई कोर्ट में जाएंगे अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड मैटर है तो, ठीक है। इज ओके विद एवरीवन? तो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होगी? एमसीए, उसके नीचे 7 आरडी, और हर एक आरडी के अंडर नंबर ऑफ आरओसी। और कंपनीज को अगर चेक करना है कि हम किस आरओसी आरडी के जुरिसडिक्शन में आएंगे, अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी। अच्छा कंपनीज से रिलेटेड लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। जुडिशियल बॉडीज में यहां भी कोर्ट्स का रोल है। जुडिशियल बॉडी में यहां भी कोर्ट्स का रोल है। इसके अलावा, कोर्ट्स के अलावा यहां पे 2 क्वासी जुडिशियल बॉडीज भी हैं। एक है आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी, और इसके एक अपीलेट बॉडी है कि अगर एनसीएलटी ने कोई मैटर डिसाइड किया और जिसके अगेंस्ट डिसाइड किया, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं एनसीएलटी के फैसले से, तो अपील कर सकता है। उसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। पूरा नाम सेम है, बीच में एक अपीलेट वर्ड है, अपीलेट अपील वर्ड से बना है, अपीलेट विच हियर्स द अपील। एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ, पूरा नाम सेम है, बीच में एक वर्ड क्या गया? अपीलेट। अपीलेट वर्ड किससे बना है? अपील से। तो एक्चुअली इसका रूल क्या है? अगर एनसीएलटी ने कोई फैसला दिया और जिसके अगेंस्ट वो फैसला है, अगर उसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपील कहां कर सकता है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल को, एनसी। और ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट है, इट ऑलमोस्ट एनसीएलएटी। और इसके फैसले से भी कोई सेटिस्फाइड सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सीधे कहा जाता है, फिर हाई कोर्ट में नहीं जाता, बिकॉज एनसीएलएटी खुद हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट है। खुद क्या है? हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट है। अच्छा ये जो है, अच्छा हम बोलते हैं जुडिशियल बॉडी, जब बोलते हैं तो जुडिशियल बॉडी में क्या होता है? कोर्ट्स। तो अब कई बच्चे होते हैं सर ये भी है ये भी है, एक्चुअली एक्ट में दे रखा है ना कहाँ पे किसकी पावर है। कुछ जगह मैटर कोर्ट में जाते हैं, कुछ जगह एनसीएलटी में जाते हैं, वो सब एक्ट में दे रखा है, ठीक है। तो कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी, हर जगह कोर्ट का रोल नहीं है, हर जगह एनसीएलटी का रोल नहीं है, ठीक है। मतलब एक्ट में इतनी सारी चीजें हैं, तो कुछ जगह एनसीएलटी का रोल है, कुछ जगह कोर्ट्स का भी रोल है, इससे मैंने ओवरऑल बता दिया। ये तो जुडिशियल बॉडी है, कोर्ट्स का जुडिशियल बॉडी। इनको हम बोलते हैं, ये जुडिशियल बॉडी नहीं है, इनको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी। फाउंडेशन में ना आपने एक टर्म पढ़ा था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा क्वासी का मतलब क्या होता है? खाली क्वासी वर्ड, सीम्स टू बी बट नॉट एक्चुअली सो, देखने में लग रहा है बट एक्चुअली है नहीं है, तो वही मीनिंग लगाओ। क्वासी का मतलब लिखना चाहिए सीम्स टू बी बट नॉट एक्चुअली सो, लिख लो सीम्स टू बी। खाली क्वासी वर्ड का मतलब है सीम्स टू बी बट नॉट एक्चुअली सो। क्वासी जुडिशियल बॉडी ऐसी बॉडी जो जुडिशियल बॉडी, देखो क्या है, क्वासी सीम्स टू बी, विच सीम्स टू बी जुडिशियल बॉडी। जुडिशियल बॉडी किसे बोलते हैं? कोर्ट्स को। विच सीम्स टू बी कोर्ट बट एक्चुअली इट इज नॉट अ कोर्ट।
इसका एनसीएलटी एनसीएलटी कोड नहीं है, बट वो कोड जैसे ही है। कोड अच्छा, क्यों कोड जैसे? कोई कारण होगा कि इनका काम करने का तौर तरीका, काफी सारी पावर्स इनकी हैं, वो कोड जैसी होती है। काफी सारा, 100% नहीं, काफी सारी पावर इनकी कोड जैसी है। काफी सारे इनका काम करने का तौर तरीका, प्रोसीजर जो फॉलो करते हैं कोड की तरह करते हैं। तो इनकी वर्किंग को देख के ऐसा लगता है जैसे क्या है, एज इफ इट दे आर कोड्स, बट एक्चुअली दे आर नॉट द कोड्स। तो ऐसी बॉडी करते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी। अच्छा, ये ना इस तरह की जो क्वासी बॉडी है, बात चलिए तो मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में। आप ऑलमोस्ट ना हर लॉ में आपको मिलेगा, जितने भी खास करके जो बड़े लॉ हैं। अच्छा, इनकम टैक्स में सुनोगे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, IT सुना होगा। इनकम टैक्स जैसे एनसीएलटी है, क्या वो जुडिशियल बॉडी है, क्वासी बॉडी है? जब आप कैपिटल मार्केट लॉज पढ़ोगे, सेबी एंड ऑल दैट, वहां पढ़ोगे सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल, सैट, अगेन क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये ट्राइब्यूनल, बोर्ड, इस तरह के जो वर्ड आते हैं सब क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। अच्छा सर, लॉजिक होता है क्या, मैं बताता हूं। जो नॉर्मल जो कोर्ट्स होते हैं, मुझे बताओ, वहां हर तरह के मैटर होते हैं। आपको लगता है कोर्ट के जज को क्या हर तरह के मैटर को हैंडल करने में दिक्कत आती होगी? भाई जज भगवान थोड़ी है, एक्सपर्टाइज है। इनकम टैक्स का भी एक्सपर्ट है, कंपनी लॉ मैटर का एक्सपर्ट है, ठीक है, और इन कॉन्ट्रैक्ट का भी एक्सपर्ट है, इसका भी एक्सपर्ट है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉ लाइक कंपनी लॉ, कैपिटल मार्केट, इनकम टैक्स, तो उनसे रिलेटेड स्पेशलाइज बॉडी बनाई गई है। अच्छा, एनसीएलटी क्या आपको इनकम टैक्स मैटर हैंडल करेगी, या इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल क्या कंपनी लॉ मैटर हैंडल करेगा? नहीं। तो एनसीएलटी के अंदर जो बंदे लिए जाते हैं, क्या वो ऐसे बंदे लिए जाते हैं जो कंपनी लॉ जिनका बैकग्राउंड है, हाँ है ना, कॉर्पोरेट लॉ के एक्सपर्ट है। ऐसे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में जो बंदे लिए जाते हैं, जो बनाई जाती है इनकम ट्राइब्यूनल, क्या इनकम टैक्स मैटर की जिनकी एक्सपर्टाइज है, ये सुनो। तो उससे क्या होता है, क्या फैसले बेटर होते हैं, ये सुनो। एंड दैट्स आइडिया क्यों ऐसा किया गया है। हर चीज का लॉजिक है कि भाई ये जो क्वासी बॉडी क्यों लगा, क्योंकि आप कह सकते हैं एक्सपर्ट वहां पे उसी बैकग्राउंड के लोग हैं, और जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉज हैं उनको हैंडल करने के लिए नीड द एक्सपर्ट पीपल, यू नीड द एक्सपर्ट। इनकम टैक्स, कंपनी लॉ, सब बहुत, कैपिटल मार्केट, सब टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, ये सिंपल सी चीजें नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई, इसलिए ना ये कंसेप्ट आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। एक कुछ क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी, और वो आपको, उनको बहुत सारे मैटर वहां जाते हैं, बिकॉज दे दैट कंटेन द कंप्राइजेज ऑफ द टेक्निकल पीपल, एक्सपर्ट पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, एंड तो कंपनी लॉ कॉन्टेक्स्ट में जब जुडिशरी की बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट द बोथ कोर्ट्स का भी रोल है, एंड वी ऑल्सो हैव अ स्पेशलाइज्ड क्वासी जुडिशियल बॉडी, दैट इज द एनसीएलटी एंड द एनसीएलटी। इज दैट क्लियर? नाउ इसके साथ आपको एक जनरल डिस्कशन आपको खत्म हुआ, एक चीज और डिस्कस करेंगे, देखिए वो क्या। कि कंपनी को हम बोल सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब एक चीज देखिए यहां पे, अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कई तरीके के होते हैं, तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि साहब कंपनी किस टाइप की एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये तो क्लियर कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बट सवाल उठता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कई तरीके के होते हैं। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई, ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी किस तरह की एसोसिएशन ऑफ, उससे हमें बहुत सारी बातें पता लगी हैं। तो अभी हम पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन में लास्ट में क्या निकालेंगे, सर कंपनी का टाइप की, कंपनी किस टाइप की एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। इज दैट ओके? ना देखिए, ब्रॉडली ये चार्ट आप भी बना लीजिएगा, बेटर रहेगा आपके लिए भी। एसोसिएशन ऑफ पर्संस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तुम तो फाउंडेशन के वो बच्चे हो जिनको 3 स्लॉट पढ़ने की पहले से आदत है, नहीं? मतलब यू वर द फर्स्ट बैच जिनको 3 स्लॉट में पढ़ाया गया था फाउंडेशन। जैसे नॉर्मली फाउंडेशन के 2 ही स्लॉट होते हैं, क्लासेज होती हैं, तो आप तो पहले से वीर बहादुर हो। हाँ, नहीं तो क्या होता है, जो बच्चा फाउंडेशन इंटर में आता है ना, उसको इतनी लंबी लंबी क्लास उसको पहले यूज टू करने में टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि आदत ही नहीं उतनी। बट आप तो ऑलरेडी सब आदत आपने सीख के आए हो, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हो? हाँ, आराम की आदत पड़ गई है। हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। फिर वही वाली बात याद है ना, फाउंडेशन सुनाया था, भूल गए?
बोला मैं एक मतलब जोक समझ लो जो भी ठीक है, कि एक लड़की थी एंड शी हैड अ वेरी फाइनेंशियली वेरी रिच बैकग्राउंड, और उसकी शादी हुई है ना बहुत गरीब परिवार में। तो उसके मायके वाले जब भी मिलने आते थे उनसे तो बेचारी दुखी रहती थी, ऑब्वियसली ठीक है, इतने अच्छे घर से वो गरीब घर में शादी हो गई। तो कुछ सालों के बाद उसे मायके वाले को मिलने आया तो देखो खुश है वो। तो वहीं के वाले ने पूछा क्या हालात बदल गए हैं, यहाँ भी ठीक हो गया? बोले नहीं, अब आदत पड़ गई है। तो वही वाली बात है कि आदत तो डालनी पड़ती है, क्या करोगे, ठीक है। देखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन incorporated association of persons, unincorporated association of persons, incorporated and unincorporated. Broadly, we divide the association of person into two categories: incorporated association of person and unincorporated association of persons. अच्छा, when we say an association of person is an incorporated association of person, what does it mean? को बताएगा ऐसा मतलब क्या है? अगर बोलते हैं कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो इनकॉर्पोरेटेड एसो पर्सन, इसका मतलब क्या है? वेरी गुड, फाउंडेशन पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, ये मत बोलना कि जो रजिस्टर्ड है, कि कई बच्चे पढ़ के आते हैं कि साहब जो रजिस्टर्ड है वो गलत है, और थोड़ी देर में प्रूव भी हो जाए वो गलत है। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या वन वर्ड हैज ए डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट? तो हमेशा ये ध्यान रखना कि सब शब्दों के मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होते हैं। परमानेंट मीनिंग, यूनिवर्सल मीनिंग नहीं कि साहब एक वर्ड का एक मीनिंग पकड़ लिया सब जगह वही मीनिंग लगाओगे आप। तो आपको समझना पड़ता है कि साहब कौन सा मीनिंग किस कॉन्टेक्स्ट में, किस मीनिंग का। जैसे कई बार नहीं बोलते हैं कि वी हैव एग्रीड द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, लेट्स पुट द कॉन्ट्रैक्ट, रिड्यूस इट इनटू राइटिंग। अब रिड्यूस का मतलब वहां कम थोड़ी करना है, ठीक है। ये कई वैसे बोलते हैं लेट्स पुट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब राइटिंग में। अब वो फ्रेज है, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब कलर थोड़ी हमको बात कर रहे हैं, सब फ्रेज, ठीक है। अब वहां ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या? लेट्स पुट इट इन राइटिंग। अब यहां पे ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब अलग है, लेकिन कई बार हो सकता है हम कलर की बात कर रहे हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड किस तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो कॉन्टेक्स्ट वाइज। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में इनकॉर्पोरेटेड पर्सन का मतलब वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। और अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। टिक का मतलब यस इट इज देयर, क्रॉस का मतलब इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। क्लियर है? अच्छा, हम बोले जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन की अपनी एक एंटिटी है, अपनी एक पहचान है, अपनी एक पर्सनैलिटी है, जो सेपरेट है किससे? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से जिससे वो बनी हुई है। और ये पहचान लॉ ने दी है। किसने दी है? लॉ ने। इसे तीनों वर्ड लगे, सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, इट इंप्लाइज दैट एक कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, क्या इसका मतलब लॉ उसको पर्सन की तरह ट्रीट कर रहा है? बोले उसकी अपनी एक पहचान है जो किससे अलग है? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। इसका मतलब क्या लॉ उस एसोसिएशन को एक पर्सन का स्टेटस दे रहा है? लेकिन क्या उसको पर्सन का स्टेटस लॉ ने दिया, नेचर ने दिया है? लॉ ने दिया, नेचर ने दिया है? लॉ ने दिया है। अच्छा, नेचर जब किसी को पर्सन का स्टेटस देते, वी आर नेचुरल पर्सन, लेकिन जब लॉ देता है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल। इसका मतलब इंप्लाइड है कि जो भी ऐसा पर्सन ये है, इसे उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या, वो क्या है? कौन सा पर्सन है? बोलते हैं पर्सन दो तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन दैट इज इंडिविजुअल। नेचुरल पर्सन बोलो, इंडिविजुअल बोलो, एक ही बात है। वी आर ऑल नेचुरल पर्सन, ठीक है। एंड एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। ये सब इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। कोई अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेट ऑफ इसका था उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इट मीन उसकी अपनी एक एंटिटी है, अपनी एक पहचान है, सेपरेट है किससे? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से, गिवन बाय लॉ। इट मीन्स इट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, एंड बिकॉज इट्स अ क्रिएशन ऑफ लॉ, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। इज दैट ओके?
समझ आ रहा है सबको? क्लियर है? अब देखिए आप आर्टिफिशियल पर्सन, एक चीज ध्यान देखिए इस चीज को भी आपको। आर्टिफिशियल पर्सन जो होता है, अच्छा वी आर नेचुरल पर्सन, तो बीइंग अ नेचुरल पर्सन वी आर ब्लेस्ड विद माइंड, वी आर ब्लेस्ड विद लिम्स। अच्छा माइंड के डिसीजन लेने का काम करता है, कोई भी डिसीजन देखो, दिमाग डिसीजन लेता है और उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? हमारे लिम्स, हाथ पैर, ठीक है, नाक, दो बॉडी हमारे, ठीक है। अदर देन ब्रेन, ब्रेन इज टेकिंग द डिसीजन। तो नेचुरल पर्सन के साथ एडवांटेज ये है कि साहब दोनों चीजें हैं हमारे पास, ब्रेन भी है टू टेक द डिसीजन एंड इंप्लीमेंटेशन करने के लिए वी हैव द लिम्स। लिंक क्या ऐसी व्यवस्था क्या आर्टिफिशियल पर्सन के पास है? तो ये तो लॉ का लॉ से पर्सन मान रहा है, तो इसका मतलब क्या आर्टिफिशियल पर्सन का अपना कोई ब्रेन है? आर्टिफिशियल पर्सन का अपने कोई लिम्स है? नहीं। इसलिए जब भी कहीं आर्टिफिशियल पर्सन की बात होती है, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड पर्सन, साथ में नेचुरल पर्सन की बात जरूर होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर इसे कोई फैसला लेना है तो खुद का तो दिमाग है नहीं, तो इसके बिहाफ पे फैसला कौन लेगा? सब नेचुरल पर्सन जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसने अगर कोई डिसीजन लिया, उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो इंप्लीमेंटेशन ये खुद तो कर नहीं सकता, इट डज नॉट हैव द लिम्स, तो कौन करेगा? नेचुरल पर्सन एसोसिएटेड विद द आर्ट। अब देखिए आप, जो एक आर्टिफिशियल पर्सन के साथ नेचुरल पर्सन जुड़े होते हैं, वो जो भी कर रहे हैं, चाहे वो डिसीजन ले रहे हैं, चाहे इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं या ऑन बिहाफ ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, इन द नेम ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, ऑन बिहाफ ऑफ आर्टिफिशियल। ये सब इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये आर्टिफिशियल पर्सन प्रिंसिपल है और ये क्या है? एजेंट है। आपने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ा है कि साहब एजेंट क्या करता है? जो भी करता है ऑन बिहाफ ऑफ, इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, तो ये तो ये कर रहा है। इसका मतलब जो नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन के साथ जुड़े होते हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं या ऑन द बिहाफ ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन? ऑन बिहाफ ऑफ आर्टिफिशियल, इन द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल पर्सन एज एन एजेंट। तो और हम बोलते हैं, एक आपने पंद्रह पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी में, एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, कि माना जाता है कि एजेंट जो कर रहा है वो प्रिंसिपल ही कर रहा है। तो हम बोलते हैं साहब कर ये रहा है, लेकिन माना क्या आर्टिफिशियल पर्सन ने डिसीजन लिया, आर्टिफिशियल पर्सन ने ये किया, ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो कर कोई और रहा है, लेकिन माना क्या जाता है? प्रिंसिपल ही कर रहा है। एंड हु इज द प्रिंसिपल हियर? artificial person, and all the natural person connected with the artificial person are acting as the agent, और act of the agent is the act of the principal। तो कर कोई और रहा है, लेकिन माना क्या जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन ही कर रहा है। समझ आया यहां तक? अब इसको हम फर्दर, अभी हमने क्या डिवाइड किया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन पहला, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अनइनकॉर्पोरेटेड के बारे में बाद में बात करते हैं। अब ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी हम फर्दर चाहें तो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है विच आर एस्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, विच आर एस्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ। ऐसे इनकॉर्पोरेटेड पर्सन जो कहां एस्टैब्लिश हो रहे हैं? अंडर कंपनी लॉ। अच्छा कंपनी लॉ में क्या एस्टैब्लिश हो? ऑब्वियसली कंपनीज, ऑब्वियसली क्या होंगी? कंपनीज। तो क्या सारी की सारी कंपनीज का एग्जांपल हो गया? ये सुनो, हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनी आज तक बनी है, क्या सब इसका एग्जाम्पल हो गए? विच आर एस्टैब्लिश अंडर द इनकॉर्पोरेटेड पर्सन एस्टैब्लिश अंडर द कंपनी लॉ, तो ऑल कंपनीज। ये सुनो, उस एग्जाम्पल हो गए। अच्छा जब है ना ऑल कंपनीज, अब ध्यान देखो, हम पहले इसी को समझ लेते हैं। अच्छा क्या इसका मतलब हमारा, अच्छा ये जो चार्ट स्टार्ट किया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये पता करना कि कंपनी किस तरह की एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो क्या हमारे पास वो आंसर आ गया ऑलरेडी? मैं चार्ट में और भी चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले यहां तक देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, ये पता करना है कंपनी इज विच टाइप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो कंपनी पहले बताइए इनकॉर्पोरेटेड है अनइनकॉर्पोरेटेड है? इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड में भी मैं आगे तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। कौन सा? एस्टैब्लिश अंडर द कंपनी लॉ, एस्टैब्लिश अंडर द कंपनी लॉ। इसका मतलब मुझे बताइए, है ये भी तो टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेटेड पर्सन? तो एक था कि जितनी भी कंपनी क्या उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती होगी। अच्छा जो मैंने यहां इनकॉर्पोरेट का मतलब लिखा, या जो लिखा है इनकॉर्पोरेटेड एसो पर्सन का मतलब क्या होता है, क्या वो चीजें यहां तीनों में आएगी? है ना, वो तो इनकॉर्पोरेटेड एसो मतलब है, और इनकॉर्पोरेटेड तीन तरह के होते हैं, तो वो तो कॉमन बात मैंने पहले लिखी है।
तो क्या वो चीज यहां भी आएगी, यहां भी आएगी और यहां भी आएगी? ये सुनो, द कंपनी बीइंग अ टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेटेड पर्सन, मुझे देख क्या कंपनीज की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? एंटिटी ऑफ इट्स ओन, पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन, विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गिवन बाय लॉ। अच्छा, कंपनी कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होते हैं? मेंबर्स और शेयरहोल्डर बोल सकते हैं, एक ही बात है, मेंबर शेयरहोल्डर। इनमें कंपनी और मेंबर वन एंड द सेम और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर? कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, कंपनी की अपनी अलग से पहचान है। एंड कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। दो एक कंसेप्ट से खारी चीज निकल के अपने आप आ रही है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब बताइए, कोई भी कंपनी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी कंपनी, क्या हर एक कंपनी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं? मेंबर शेयरहोल्डर की बात नहीं कर रहा, जो पैसा है वो अलग बात है। जो कंपनी के अंदर स्टाफ होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, इंप्लॉइज होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग शेयरहोल्डर। शेयरहोल्डर तो पैसा लगाया। अच्छा, मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में शेयर खरीद लिए, मैंने इन्फोसिस के शेयर खरीद लिए, मैंने किसी और एचसीएल के शेयर खरीद लिए, इसका मतलब क्या मैं उसका इंप्लॉय हो गया? दोनों में तो फर्क है ना, मेंबर होना, इंप्लॉय, शेयरहोल्डर होना, लगा आपने पैसा लगाया। मेरा कोई मैं क्लास, मेरा काम टीचिंग का है, लेकिन 50 कंपनी मैंने इन्वेस्ट भी कर रखा है, मैं उन कंपनी को शेयरहोल्डर भी हूं। मैं थोड़ी उस कंपनी का जाके यहाँ मैनेजमेंट देख रहा हूँ, ठीक है, मेरा काम खाली मेरे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो वो अलग चीज, मेंबर और शेयरहोल्डर अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, जो कंपनी जितनी भी होती हैं, क्या उसके अंदर स्टाफ होता है, ठीक है, स्टाफ में ऊपर से लेके नीचे तक, सीनियर से लेके जूनियर तक, ठीक है, डायरेक्टर्स हैं, अदर ऑफिसर्स हैं, इंप्लॉइज हैं, क्या वो सब नेचुरल पर्सन है? हाँ ना? अच्छा, वो नेचुरल पर्सन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं? ये सुनो, इसका मतलब वो जो नेचुरल पर्सन है, डायरेक्टर, ऑफिसर, इंप्लॉय, क्या वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं इन द नेम ऑफ द कंपनी? सेम कंसेप्ट लगा रहा हूं जो मैंने ऊपर बताया, इन द नेम ऑफ द कंपनी। इसका तो क्या हुआ, कंपनी बीइंग द प्रिंसिपल एंड दे आर द एजेंट। तो डायरेक्टर जितने भी डिसीजन लेते हैं, या कंपनी के अंदर जितने भी ऑफिसर, इंप्लॉय हैं, वो जो भी कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने नाम में कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ द कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, इन द बिहाफ, इन द नेम ऑफ कंपनी। द कंपनी इज द प्रिंसिपल एंड दे आर द एजेंट। एंड माना जाता है कि कंपनी कर रही है, माना क्या जाता है? अच्छा, एक कंपनी की एक और फैक्ट्री लगाई जाए, कंपनी की एक और फैक्ट्री लगा रही है, तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया होगा, हाँ है ना, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन कंपनी के और लोग कर रहे हैं, लेकिन माना क्या जा रहा है? कंपनी। क्यों? कंपनी इज द प्रिंसिपल एंड दे आर ऑल एक्टिंग एज द एजेंट, एंड एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। समझ आया? तो कह सकते हैं कंपनी और कंपनी के जितने भी लोग कंपनी में काम करते हैं, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, कंपनी ऑन द वन हैंड इज अ प्रिंसिपल और वो सब क्या है? कंपनी के एजेंट। क्या उनके बीच में क्या प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है? अब देखो, मैं ये बोल रहा हूं, कई बच्चे सर कंपनी के मेंबर भी एजेंट होते हैं। भाई मैंने मेंबर का बोला, मिक्सिंग मत किया करो, मेंबर अलग चीज है और डायरेक्ट। अभी बता ना, मैं मेंबर कितनी कंपनी का, मैं थोड़ी कंपनी का ऑफिसर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर हूं। और जो जरूरी है कि जो डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, मेंबर हो, जरूरी है जो कंपनी में जॉब करता हो सारे उस कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा रखे हो? कोई कंपल्शन नहीं, लगाना चाहे लगा सकते, मना भी नहीं है, मना भी नहीं है। लेकिन क्या उस बंदे के, वो बंदा किसी कंपनी में जॉब करता है, साथ में उस कंपनी के शेयर भी ले रखे हैं, क्या उसकी डबल पोजीशन होगी? ये सुनो, डबल पोजीशन होगी, तो वो एजेंट माना जाएगा, नॉट एज ए शेयरहोल्डर, माना जाएगा एज ए एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय। कभी भी मेंबर शेयरहोल्डर कंपनी के एजेंट नहीं होते। कौन होते हैं? डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, बिकॉज दे आर डूइंग द वेरियस थिंग्स इन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, ऑन बिहाफ, इन द नेम ऑफ द कंपनी। द शेयरहोल्डर और मेंबर्स आर नेवर द एजेंट ऑफ, नेवर द एजेंट ऑफ द कंपनी। तो सोचो अगर शेयरहोल्डर एजेंट हो जाए, मैं रिलायंस के शेयर खरीद लूं, किसी बैंक से 5 करोड़ का लोन उठा लूं, लोन रीपे करने डिफॉल्ट कर दूं, एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। मतलब वो बैंक पकड़ गया सब मुकेश अंबानी को, तो ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे सारी कंपनियां। इतने लाखों में शेयरहोल्डर होते हैं, कोई पता नहीं कौन कोई कार्यक्रम जचा रहे हो, ठीक है, और सबको कौन पकड़, सबके लिए कौन कौन पकड़ा जा रहा है? कंपनी। तो बर्बाद हो जाएंगे वो तो। मतलब लॉजिकली भी सोचो ना, कैसे हो सकता है ये? लेकिन किसी कंपनी में क्या लाखों एम्प्लॉय होते हैं क्या? अब जब जितने एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स होते हैं, क्या उनके साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है? उनके सब कुछ मेंशन, आपको ऐसे करना है, ये करना है, नहीं करो तो आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, प्रिंसिपल कंट्रोल कर रहा है ना उनको। बस इन्वेस्टमेंट में जब शेयरहोल्डर बन रहे, मेंबर बन रहे हैं, वहां सब चीज थोड़ी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कंपनी बीइंग ए टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेट, तो ऑटोमेटिक कंपनी इज हैव द सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की पहचान अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग हैं। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? मेंबर्स और द शेयरहोल्डर। और कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, तो साथ में नेचुरल पर्सन भी जुड़े हुए हैं, दे एक्ट एज द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। और जो भी कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन, एज एन एजेंट, कंपनी इज द प्रिंसिपल। दूसरा है स्टैब्लिश अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
स्टैब्लिश अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्टैब्लिश अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अभी जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या उसके लिए पार्लियामेंट अलग से एक्ट पास करेगा? एसबीआई एक्ट, एलआईसी एक्ट। तो मुझे एक चीज बताइए, एसबीआई आपका जो इंस्टीट्यूट जिसके आप स्टूडेंट है, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कौन सा एक्ट है? चार्टर्ड अकाउंट, बेटा जिसके स्टूडेंट हो कम से कम इंस्टीट्यूट के बारे में तो जान लो। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? एक्ट का नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। पार्लियामेंट ने स्पेशली पास किया था टू सेट अप द आईसीआई। आईसीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, चार्ट कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। ठीक है, आईसी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट, ऐसे बहुत। तो ये जो बॉडी एसबीआई, एलआईसी, क्या ये कंपनी लॉ के अंदर स्टैब्लिश है? नहीं। कंपनी लॉ में जो स्टैब्लिश है उनको तो हम कंपनी बोल रहे हैं, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लेकिन क्या ये भी सब इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है? हाँ या ना? अभी बता, मैंने इनकॉर्पोरेटेड जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब क्या हुआ? और मैंने इनकॉर्पोरेटेड भी तीन तरह के होते हैं। स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, उनको क्या बोल रहे हैं? कंपनीज। अच्छा, स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, स्पेशल एक्ट को बोल रहे हैं? एसबीआई एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था ओनली फॉर सेटिंग अप ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल है ना। अच्छा, कंपनीज एक्ट भी पार्लियामेंट ने पास किया है। कंपनी क्या वो एक ऑर्गेनाइजेशन के एनी नंबर ऑफ कंपनी कैन बी सेटअप? एनी नंबर, तो स्पेशल एक्ट नहीं है ना। लेकिन एसबीआई एक्ट स्पेशल एक्ट है, एलआईसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह की आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट फॉर आईसीआई, ठीक है। अच्छा, इनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अच्छा, कई लोग उसको कंपनी बोलते थे स्टैट्यूटरी, लेकिन खाली कंपनी ने स्टैट्यूटरी कंपनी, खाली कंपनी नहीं बोलना, भी कंफ्यूज हो गए सब, ये वाली कंपनी होगी। स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और ऑल्सो कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी वर्ड साथ में लगाना है। यू कैन देव कॉल देम एलआईसी, यूटीआई, और भी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बहुत सारे हैं, ठीक है। आरबीआई, एसबीआई, आईसीआई, ये सब क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी। लेकिन कंपनी वर्ड खाली नहीं बोलोगे, कंपनी तो फिर यहां की कंसेप्ट आ जाएगा, स्टैब्लिश अंडर द कंपनी लॉ। इज दैट क्लियर? अच्छा, आपने देखा सीए इंस्टीट्यूट का जो भी आपको मटेरियल मिलता है, जो स्टडी मटेरियल मिला, जहां लिखा होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके नीचे देखने की लाइन लिखा होगा एंड स्टैट्यूटरी बॉडी लिखा होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड विच एक्ट? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। वो आईसीए का स्टेटस डिफाइन करा कि आईसीए क्या है? इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या मैं लिख रहा हूं? स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब बताइए, ये जो बॉडीज हैं, क्या इनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है? हाँ या ना? अच्छा, इसका मतलब क्या ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है? क्या इनके साथ भी बहुत सारे नेचुरल पर्सन जुड़े होते हो? अच्छा, हम आपके इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल, आईसीआई, आईसीआई के नाम में सारे काम हो रहे हैं, लेकिन कर खुद आईसीआई कर रहा है या उसका स्टाफ कर रहा है? स्टाफ कर रहा है, तो वो क्या है? एजेंट है, और आईसीआई क्या है? प्रिंसिपल है। माना क्या जरा आईसीआई कर रहा है? बोला आईसीआई ने नया सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया, दीवारों ने थोड़ी इंट्रोड्यूस कर दिया कि आईसीआई के हेड ऑफिस ने नया सिलेबस, भाई कोई मैनेजमेंट जो टॉप लोग बैठे हैं उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं एज एन एजेंट। अगेन ये भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। ये भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। भाई इनकॉर्पोरेटेड एज अ पर्सन का जो मीनिंग है वो तो सब जगह सेम चलेगा। समझ आ रहा है सबको? ये मैं अभी कंपेयर करता जाता स्टार्टिंग, आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि एसबीआई का कंपनी लॉ नहीं लगा सकते, एलआईसी का कंपनी लॉ नहीं, बिकॉज फॉर्म ऑफ डूइंग द बिजनेस कंपनी नहीं है। इज दैट क्लियर? तीसरा, एलएलपी, स्टैब्लिश अंडर द एलएलपी लॉ। ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, बुक में दो ही लिखे हुए, लेकिन ये भी एक नई चीज आ गई, स्टैब्लिश अंडर द एलएलपी लॉ। अच्छा, उनको क्या बोलते हैं? एलएलपी। क्या बोलते हैं? लिमिटेड, स्टैब्लिश अंडर द एलएलपी लॉ एंड दे आर कॉल्ड एज द एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। क्या एलएलपी बोलते हैं साहब? ये भी इनको इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये सुनो, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है, बोलते हैं सारी चीजें। तो ये भी क्या? ये भी वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन ये सब अलग अलग हैं। कॉमन बात क्या है कि सबकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन एलएलपी पे एलएलपी लॉ लग रहा है, इनके ऊपर अपने अपने रेस्पेक्टिव, एसबीआई पे एसबीआई एक्ट, एलआईसी पे एलआईसी एक्ट, ये सुनो। और जितनी भी कंपनीज हैं वो सब क्या है? कंपनी लॉ लग रहा है। लेकिन है ये सब क्या? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एक बात दिमाग में ना, कई बार कई लोगों को मैंने देखा है, कई बच्चों के दिमाग में होता है
कि सब सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ कंपनी की होती है, ऐसा नहीं है, वो तो एक चीज़ है। इसके अलावा और भी आपके सामने बहुत सारे, एसबीआई की भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, आईसीएआई की भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिकॉज इट ऑल्सो टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कोई डाउट? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, ये समझना है कि कंपनी विच टाइप ऑफ ऐसा पर्सन, उसी से क्या मतलब कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, एंड कंपनी के साथ जो नेचुरल पर्सन जुड़े होते हैं लाइक डायरेक्टर ऑफिस एम्प्लॉय, वो एजेंट है, वो कंपनी के बिहाफ पे सारा काम करते हैं, एज एजेंट माना जाता है कंपनी कर रही है। अब आते 2 मिनट, अनइनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड का क्या मतलब है? जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अच्छा बताओ, पार्टनरशिप फॉर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन नॉट? एसोसिएशन तो है ना भाई, एसोसिएशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अच्छा, आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, उसमें फॉर्म की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? सेक्शन 4 में पढ़ा था पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन सर्टेन पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड। और उसी में साथ में लिखा हुआ इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड ए पार्टनर, कलेक्टिवली कॉल्ड एज फर्म। तो फर्म की डेफिनेशन क्या? फर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्ट। तो इसका मतलब फर्म की अलग से कोई पहचान है क्या? फर्म किससे जानी जा रही है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड हु आर द कॉन्स्टिट्यूएंट? पार्टनर। तो वही डेफिनेशन है, फर्म इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर। तो कहने से पार्टनरशिप फर्म इज एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बट विच वन? अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसकी कोई अपनी अलग से एंटिटी नहीं है, इन नोन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज द। ऐसे ज्यादा पार्टनरशिप लॉ बोलते हैं कि सब सारे पार्टनर और फर्म एक ही चीज है। फर्म की प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर, लेकिन क्या एक कंपनी की प्रॉपर्टी क्या कंपनी के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी? नहीं, वो अलग अलग है। अच्छा एक चीज और देखो, कंपनी इज ऑलवेज विच टाइप ऑफ पर्सन? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड पर्सन, फर्म इज ऑलवेज अनइनकॉर्पोरेट। इसलिए तुम एक चीज नोट करना, कंपनी और फर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर एकदम अपोजिट मिलेंगे, एकदम अपोजिट मिलेंगे। अच्छा, फर्म में क्या परपेचुअल सक्सेशन होता है क्या? जब भी पार्टनर में चेंज होगा, जैसे यहाँ पार्टनर कॉन्स्टिट्यूएंट है, वहां मेंबर है, वहां पार्टनर में चेंज होता है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, पढ़ा ना? लेकिन कंपनी में जब मेंबर्स चेंज होते रहे, कंपनी की पहचान पे कोई फर्क पड़ता है? परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, कंपनी के मेंबर से कोई लेने देना नहीं, लेकिन वहां बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स। ये सुनो, सब चीजें उल्टी मिलेंगी, क्यों? बेसिक नेचर एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। कंपनी इज ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड पर्सन एंड पार्टनरशिप फर्म इज ऑलवेज अनइनकॉर्पोरेटेड। अब एक लास्ट बात आपको देखिए, कई बच्चे, गलती उनकी नहीं है, उनको बताने वाले ऐसे बता देते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं वो पता नहीं अजीब अजीब बता देते हैं। इनकॉर्पोरेटेड ऐसा पर्सन का मतलब क्या बताते हैं? जो रजिस्टर्ड है अंडर सम लॉ, ये मतलब बता देते हैं। शायद आपने भी पहले कभी सुना होगा, ठीक है, बट ये गलत है, और यूट्यूब पे ऐसे ज्ञान देने वाले बहुत हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, इनकॉर्पोरेटेड ऐसा पर्सन का मतलब, मैंने तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब क्लासिफिकेशन ऐसा पर्सन कर रहे हैं, यहां इसका रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब किससे? सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है, अगर है तो इनकॉर्पोरेटेड, नहीं है तो अनइनकॉर्पोरेटेड। क्लियर? अच्छा, पार्टनरशिप फर्म जो होती है, क्या वो रजिस्टर्ड हो सकती है? पढ़ा ना आपने फाउंडेशन में कि सब फर्म ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन, लेकिन हो सकता है रजिस्ट्रेशन कराना, चाहे कराइए, नहीं कराना, नहीं कराओगे तो सर्टेन बैड कॉन्सिक्वेंस, सेक्शन 69 पढ़ा आपने, ऑल दैट, ठीक है। इसका मतलब अगर रजिस्ट्रेशन से ये कंसेप्ट समझोगे तो आपके हिसाब से पार्टनरशिप फर्म कभी ये हो जाएगी। अगर आप बोलते हो सर इनकॉर्पोरेट का मतलब, अगर आप ये बोलते हो इसका तो अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो आपके हिसाब से ये हो गई, हाँ है ना? और अगर रजिस्टर्ड नहीं तो आप बोलोगे ये है, बट गलत है। पार्टनरशिप फर्म इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट वेदर इट इज रजिस्टर्ड और वेदर इट इज नॉट रजिस्टर्ड। कोई लेना देना नहीं है इसका। वो गलत सलत चीजें समझ लेते हैं बच्चे, ठीक है, वो बताने वाले बहुत गलत बता रहे, बच्चों की क्या गलती है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन होती है। इतनी क्लैरिटी एक्चुअली तो क्या होता है, चीजें सुन तो बहुत सारी रखी है बट पूरी क्लैरिटी नहीं है, एग्जैक्टली कौन सी बात कहां फिट करनी है। ऊट पटांग चीज सुन तो रखी है बट वो क्या गलत गलत कॉन्टेक्स्ट में लगा देते, कंफ्यूज होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन है नथिंग टू डू विद दिस क्लासिफिकेशन। नहीं तो अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म कभी तो ये हो जाएगी, कभी ये हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप हमेशा क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएटेड पर्सन, इट डज नॉट हैव सेपरेटली तो फर्म। अच्छा, आपने इंडियन पार्टनरशिप पूरा पढ़ लिया, वहां का ऐसा पढ़ा था कि अगर फर्म रजिस्टर्ड होगी तो फर्म अलग है, पार्टनर अलग है, और रजिस्टर्ड नहीं होगी तो फर्म और पार्टनर एक ही चीज है, ऐसा पढ़ा आपने? सीधा अगर फर्म इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्ट, तो वहां रजिस्ट्रेशन की बात ही नहीं हम कर रहे हैं, तो अननेसेसरी आप क्यों मतलब लगा रहे हैं? इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। एंड पार्टनरशिप फर्म हमेशा अनइनकॉर्पोरेटेड है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, रजिस्टर्ड अगर है
तो कुछ एडवांटेज वो पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा है, नहीं है तो कुछ डिसएडवांटेज आपने पढ़ा हुआ, वो अलग चीज़ है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द इनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड, उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड कंपनी और इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म के देखो हमेशा अपोजिट नेचर आप पाओगे, एक कंपनी इज ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड एज अ पर्सन एंड पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑलवेज अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बस ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं, अरे एक चीज बताओ, फाउंडेशन में भी सब चीज पढ़ी है, कुछ ऐड ऑन हो रहा है लग रहा है, कुछ कुछ और भी चीजें ऐड हो रही है उसके अंदर, रिवाइज तो हो ही रहा है और चीजें ऐड, अभी तो स्टार्ट किया धीरे धीरे बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे कल कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू।